गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से सभी के सही बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे और मुझे कंफर्म कर देंगे। इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन। इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन। फटाफट से कंफर्म कर दीजिए। रवि कुमार, मृत्युंजय, प्रदीप, मधु, मंडल, आरजू, अंश, साइमा, नाजन, हर्षिता, खुशी सिंह, आलिया असगर गुमानी, दिवेशी, संग्राम, सुशील, मुस्कान, आयशा, प्रिया, शांतिल, नेहा, जॉर्ज, रोविन, ब्रिजेश, हरमनप्रीत, कमलेश, सायमा, अर्पिता, प्रदीप, शाजिया, देवेंद्र, भूमि, राहुल, तानिया, मुकेश, प्रिया, अर्पिता, जतिन, आरती, अक्ष, आयशा। चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की सुबह की क्लास में ऑफ सी इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। एंड मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा आप सभी के सही बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं बताता हूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूं मेरे प्यारे बच्चों। सो हम लोग जो अपने पास मिल रहे हैं आज के दिन, वैसे आज बड़ा ही खास दिन होता है क्योंकि आज होता है शनिवार। और शनिवार को क्या होता है, तुम्हें एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट होती है। ओह सर, वो तो होती है क्योंकि कल आता है संडे और फिर हम करते हैं रेस्ट, कोई क्लास नहीं होती है। हाँ, चलिए। सो अभी क्या है, आप लोगों के साथ बेटा पिछली क्लास जो थी उस क्लास के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों जो है मैंने आप लोगों के साथ में एएस नंबर 16 जो है वो शुरू किया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने बेटा अपने पास में एएस नंबर 16 शुरू किया था, स्वीट 16, स्वीट 16। तो उस स्टैंडर्ड के अंदर में हमने कुछ बातें सीखी थी। हम क्या करेंगे, एक बार के लिए पहले हमेशा की तरह जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को सिखाए थे, जो चीज़ें आप लोगों को बताई थी, उनको हम एक बार के लिए क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। और फिर हम अपने पास आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन क्लास में भी कराए थे और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे। ठीक है ना। तो अगर मैं आप लोगों के साथ बेटा बात करूं, जो मैंने आपको चीज़ें कराई थी कल के सेशन में, स्टैंडर्ड बहुत ही आसान सा है। हाँ, अच्छा स्टैंडर्ड है क्योंकि बड़ा हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, चीज़ें हैं थोड़ी। तो बोरिंग कॉस्ट जो है बेटा, ध्यान से मेरी बात को जरा सुनते जाएंगे। जो बोरिंग कॉस्ट है बेटा, उस स्टैंडर्ड में जो हमें बताता है वो ये कहता है कि बोरिंग कॉस्ट का असली में मतलब आता है इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। मतलब आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बोरिंग कॉस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है। पहली बात तो ये है, बोरिंग कॉस्ट डज नॉट ओनली मीन इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट है पर उसके अलावा और भी चीजें हैं। ये स्टैंडर्ड प्राइमरली एक तो आपको जो बताने वाला है वो बताने वाला है जो बोरिंग कॉस्ट की ट्रीटमेंट है वो क्या होगी, आप क्या काउंटिंग करने वाले हैं। नॉर्मली आप हमेशा सुनते हैं कि भाई ब्याज है, ब्याज फाइनेंशियल कॉस्ट है, पीएनएल में ले जाओ। नहीं, ये स्टैंडर्ड थोड़ी सी और बातें करता है, वो थोड़ी सी एक लॉजिकल बातें करता है। और यहां पर मेरे को उसने बात करी है, भाई हमने अपने अगर खुद के पैसे धंधे में डाले हैं, खुद के पैसे से कोई एसेट बना रहे हैं, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर है, तो अल्टीमेटली क्या है, हम ये नहीं कह सकते अगर हम लोन बाहर से लेते तो हमें ब्याज लगता। हम अगर लोन लेते तो ब्याज लगता, अच्छा हमने तो अपना ही डाल लिया, तो नोशनल कॉस्ट को नहीं ऐड करना है, एक्चुअल में लगेगा तो ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उसने पहले ही उस चीज को बाहर कर दिया था यहाँ स्टैंडर्ड में जब उसने बात बोली थी, डज नॉट डील। और बोरिंग कॉस्ट के अंदर में क्या क्या रहा है, इंटरेस्ट तो आ रहा है, रिलेटेड चार्जेस आ गई, लाइक प्रोसेसिंग फीस वगैरह आ गई, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम रिडम्पशन आ गया, एंसिलरी कॉस्ट ये वगैरह की फीस आ गई। ठीक है ना। ये सारी एक्सचेंज डिफरेंस को लेकर मैंने बोला था, मैं बाद में बताऊंगा। नाउ फिर हम लोगों ने कहा था जो मेन गवर्निंग प्रिंसिपल है स्टैंडर्ड का, जिसपे पूरा स्टैंडर्ड टिका हुआ है, जो अकाउंटिंग दे रहा है, वो कहता है बोरिंग कॉस्ट जो है जो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है। किससे? क्वालिफाइंग एसेट। तो बोरिंग कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, वो उसी की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, वो कैपिटलाइज होगा। और जो अदर देन क्वालिफाइंग एसेट है उसके वाला कहां चला जाएगा, पीएन में चला जाएगा, वो खर्चा है। सवाल उठा क्वालिफाइंग एसेट क्या है, तो क्वालिफाइंग एसेट हमने कहा था एक ऐसा एसेट जिसे बनने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है टू गेट रेडी फॉर यूज, या आप कल को उसे बेच देंगे, मतलब इन्वेंट्री भी हो सकता है क्योंकि एसेट बोल रहे हैं। तो एसेट तो आपका टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स एसेट भी आ गया, इन्वेंट्री भी आ गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आ गई, तो सारी चीजें आ गई जिसको बनने में क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है ना, जिसको बनने में समय लगता है। हाँ, ये डिपेंड किस पे करता है बेटा, सब्सटेंशियल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। जनरली 12 महीने की लिमिट दी, पत्थर की लकीर नहीं, मैंने कहा था आपको ज्यादा कम हो सकता है, तो वो पत्थर की लकीर है फैक्ट्स। हमारे क्वेश्चन में अगर वो 6 महीने 8 महीने 9 महीने बोल रहा है तो भी वो सब्सटेंशियल पीरियड काउंट हो जाएगा। हम अपने पास उसे कर लेते तो उतने महीने का ब्याज कैपिटलाइज हो जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल कुछ लिए थे, जैसे मैंने आपको कहा था भाई पीपी के केस में क्या हो सकता है। पीपी के केस में आपके पास आप बिल्डिंग बना रहे हो, प्लांट आप बना रहे हो, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहे हैं, इनटेंजिबल में सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप फॉर्मूला बना रहे हो। फिर इन्वेंट्री के केस में क्या होता है, आपके पास शिप बना रहे हो, एयरक्राफ्ट बना रहे हो, लिकर बना रहे हो। और
इन्वेस्टमेंट के केस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन लैंड बिल्डिंग जिसे कल को आप किराए पे इनकम पे देंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन होगी। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिवेंचर्स नहीं आता भाई, वो तो जिस दिन खरीदे उसी दिन राइट यूज है, वो कोई बंद थोड़ी ना रहे, ठीक है ना। तो ये हमने सारी बातें करी थी, क्या क्या आता है। हाँ, क्या नहीं आता, जो एसेट जिस दिन खरीदे उसी दिन रेडी टू यूज है, जिस दिन खरीदे उस दिन है, वो क्वालिफाइंग नहीं है। तो अगर मैं लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, लोन लेके नई मशीनरी खरीदी बनी बनाई, लोन लेके बिल्डिंग खरीदी बनी बनाई, और वो उसी दिन रेडी टू यूज है, तो ऑब्वियसली फिर वो क्वालिफाइंग नहीं है, उनका जो ब्याज होगा पीएल में जाएगा, ठीक है ना। कुछ बेसिक बातें जो हमारी कमेंसमेंट के लिए आती है कि हम कब से कैपिटलाइजेशन शुरू करते हैं, जैसे जनरल बात है, तो ऑब्वियसली खर्चा अभी उस पे लगा है, ऑब्वियसली एसेट के बनाने पे खर्चा किया तुमने, एसेट के बनाने में तुमने खर्चा किया है, एसेट बन रहा है ना, तो उस पर खर्चा किया गया। बोरिंग कॉस्ट भी लगी है भाई, अपने पैसे थोड़ा ना लगाए हैं, एक्चुअली बोरिंग कॉस्ट है। और ये भी नहीं कह सकते मेरे को किसी ने लोन दे दिया फ्री में, मेरे को लोन दे दिया फ्री में, हाँ मैं कहूंगा नहीं नहीं, अगर मैं किसी और से लोन लेता तो ब्याज लगाता, तो मैं ब्याज इसकी कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। अरे जो लगेगा तो ही तो ऐड करोगे, जब बोरिंग कॉस्ट लगेगी तभी तो ऐड करोगे ना। अब ये नहीं कह सकते मैं उम्मीद पे कर दूंगा, बोरिंग कॉस्ट एक्चुअली में लग रही है, और अभी एसेट बन रहा है, बनकर तैयार नहीं हुआ, अभी एसेट बन रहा है, बनकर तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन एसेट बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद से चाहे लोन तो चल रहा है उसका ब्याज तो लगेगा, पर वो पीएनएल में जाएगा, वो पीएनएल में जाएगा, ठीक है। हमने यहां तक बातें करी थी, फिर मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करे थे बेटा। मैंने आपके साथ जनरल बातें जो करी थी, जैसे क्वेश्चन 1 से जो थी, वहां पे आपको यही समझाने की कोशिश करी थी कि हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, जैसे वेटेड एवरेज खर्चा निकालते हैं भाई, अलग अलग टाइम पे खर्चा हो रहा है, अलग अलग टाइम पे खर्चा हो रहा है, तो आपने क्या किया, समय के साथ बात करी और ये वेटेड एवरेज निकाला। अब इसमें हमने क्या बोला कि हम सबसे पहले किसको एट्रीब्यूशन देते हैं, स्पेसिफिक बोरिंग, वो तो है, तो स्पेसिफिक बोरिंग आ गया, और बचा हुआ कौन सा हो गया बेटा, जनरल बोरिंग हो गया, बचा हुआ कौन सा हो गया, जनरल बोरिंग हो गया। हाँ, इसमें जो अमाउंट कैपिटलाइज बताना है उसमें बेटा टोटल खर्चा कितना लगा वो आ रहा है, प्लस जो आपने कैपिटलाइज का बोला, एंट्रीज भी मैंने एक बार के लिए आपको बताई थी क्या है, और बाकी ब्याज कहां चला जाएगा, पीएन में। अगर एक से ज्यादा जनरल बोरिंग है तो क्या सीखा था सर, अगर एक से ज्यादा जनरल बोरिंग है तो बोरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय बोरिंग इनटू 100 कर देते हैं, और वहां पे एक एवरेज रेट निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, जिसे कैपिटलाइजेशन रेट बोल देते हैं, वो लग जाता है अगर एक से ज्यादा जनरल बोरिंग होती है। तो हमने ये बात सीखी थी, ठीक है ना। वही सेकंड क्वेश्चन में क्या, और एंट्री भी मैंने बता दी थी आपको क्या एक्चुअली में है, क्या कई बार ऐसे डाल देता है। फिर थर्ड क्वेश्चन में फर्क बस एक क्यूमुलेटिव खर्चे को लेके आया था, तो वो मैंने बता दिया था, क्यूमुलेटिव था तो आपका हर में स्प्लिट हो रहा था। और जो फिफ्थ था उस क्वेश्चन के अंदर में बेटा आपके पास जो पॉइंट आ रहा था वो सिर्फ ये था कि वो सिर्फ हमें एवरेज रेट निकालना था, वो बीच में ओवरड्राफ्ट का चेंज हो रहा था, तो वो कुछ टाइम के लिए कुछ था, कुछ समय के लिए कुछ था, तो हमने उससे कंप्यूटेशन कर ली थी। तो वहां पे आपके पास में न्यूमरेटर में जो बोरिंग कॉस्ट आ रही थी वो उसके हिसाब से डलती आ रही थी, 9 महीने एक, 2 महीने एक, 1 महीना एक, और 11 महीने और 1 महीना अलग अलग रहा, तो उसकी वजह से आ गया, तो ये एवरेज रेट आ गया, क्या आ गया, एवरेज रेट आ गया। यहीं तक मैंने चीजें आपको कराई थी और यहीं तक मैंने आपको होमवर्क में दिया था। दो एक क्वेश्चन थ्योरी के भी कराए थे, एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वाला था भाई, वो क्वालिफाइंग नहीं है, और एक में 12 महीने से कम समय में एसेट बना के खड़ा कर दिया था, तो वो भी आपका क्वालिफाइंग हो गया था, ठीक है ना। क्या मैंने जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे आपको 1 2 3 और 11 तक, वो 11th वाला वो कर लिया सभी ने, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, 1 2 3 और 11th क्वेश्चन क्या आप सभी का हो गया। यस सर, हमने ये क्वेश्चंस कर लिए, मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी, प्रॉब्लम कोई आई होगी, वो इजीली आपके क्वेश्चंस हो गए होंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अगर तो आप डेली बेस पे रिवाइज कर रहे हैं, होमवर्क करते जा रहे हैं, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम वहीं आती है कि जहां पे आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आप रिवाइज नहीं करते। जंग है, आपके पास में मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हम अपने पास मेहनत नहीं करेंगे और चीज हो जाएगी ना। हाँ जी, अब मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जो मैं अभी आपके साथ कुछ टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहा हूं बेटा, वो बहुत ही सरल क्वेश्चंस है। मैं क्या कहने जा रहा हूं, बहुत ही सरल क्वेश्चंस है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हमारे को स्टैंडर्ड ने दिए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हमें स्टैंडर्ड ने दिए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, और ये आते हैं तो ये लड्डू है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन क्या है देखो, स्टडी मैट में ही है बेटा, वो कहता है जीएचआई लिमिटेड ने एक लोन लिया 70 लाख का 15 अप्रैल 2021 को जेकेएल बैंक से, जिसे यूटिलाइज किया। अब वो ना कई बार आपको जा रहा है, अभी तक तो हम देख रहे थे एक ही एसेट है उसी का बन रहा है, वो वेटेड एवरेज निकाला, सब कुछ किया, पी इंटू आर इंटू टी वाला कंसेप्ट किया। अब वो आपको देने जा रहा है एक लोन लिया जिसके अलग अलग जगहों पे यूज किया, तो उससे आप बिल्डिंग की फैक्ट्री शेड भी बना रहे हो, एक मशीनरी भी खरीदी, वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस में यूज किया रूटीन के लिए, ठीक है ना, और एक ट्रक के लिए एडवांस दिया। ये वो जो टोटल में 70 लाख लिए थे, वो 70 लाख रुपए ऐसे यूज कर लिए। आप देखो, अब वो कह रहे हैं मार्च में जाके कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री शेड की क्या होगी, कंप्लीट होगी,
और मशीनरी तो रेडी फॉर यूज ही थी जब आपके पास खरीदी थी, इंस्टॉल कर दी, वो रेडी फॉर यूज थी, वो इंस्टॉल कर दी। ट्रक की डिलीवरी अगले साल रिसीव हो रही है, टोटल ब्याज हमारा इतना लगा, टोटल इंटरेस्ट हमारा इतना लगा जो बैंक ने चार्ज किया इस साल के एंड में। वो आपसे पता है क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं बताओ ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या AS 16 में और नेचर ऑफ एसेट्स। अब ये जनरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस बेस पे है बेटा मेरे पास में, ध्यान से सुनो, आपके पास ये क्वेश्चन इस बेस पे आ रहा है जहां पे हमें ये बताना है क्वालिफाइंग कौन सा और नॉन क्वालिफाइंग कौन सा है, और उसके बेस पे जो क्वालिफाइंग है उसका ब्याज कैपिटलाइज हो जाएगा, जो नॉन क्वालिफाइंग है उसका ब्याज कैपिटलाइज नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल। ये कौन से क्वेश्चन है, लड्डू मैं कहने जा रहा हूं, ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे हमारे लड्डू वाले, छोटे छोटे पॉइंट्स वेरी कर जाएंगे बट हमारा मेन पॉइंट वही है, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम करना क्या है, देखो ध्यान से देखो, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेटा यहां पर हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें से एक पर्टिकुलर्स का मैंने कॉलम बना दिया, 4-5 कॉलम आएंगे, और एक अमाउंट बता दिया। तो जैसे उसने मुझे चीजें दी, क्या क्या दी चीजें, जो लिखा उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड, परचेज ऑफ मशीनरी, फिर वर्किंग कैपिटल, और एडवांस फॉर ट्रक। जो हमारे पास अमाउंट है वो कितना कितना लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो लग रहा है 25, 20, 15, 10। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमारे 3 कॉलम होना है बेटा, वेदर क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग। क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है कि नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, हमें ये बताना है। और फिर हमें जो बताना है, ठीक है ना, फिर जो हमें बताना है वो है बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी, और बोरिंग कॉस्ट कितनी PL में जाएगी। सिंपल, बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी कितनी, क्योंकि जो क्वालिफाइंग है उसकी कैपिटलाइज होनी है, जो नॉन क्वालिफाइंग है उसकी PL में जानी है। ये क्वेश्चन बहुत सरल होने वाले हैं ना, इनमें क्या है, हम अभी एक बार करते हैं और फिर देखते हैं, इसको पूरा प्रेजेंट करने के लिए हम 2-4 लाइनें और भी अपने पास लिखते हैं चीजें, ठीक है ना। तो अब जैसे बेटा आपने फैक्ट्री शेड बना बनाया फैक्ट्री खरीदी कि बनाई, बेटा तो कह रहा है साहब बनाई, बनाई कंस्ट्रक्शन करी, तो जो कंस्ट्रक्शन करी वो क्या है, ऑब्वियसली क्वालिफाइंग एसेट है, कंस्ट्रक्शन करी वो क्या है, क्वालिफाइंग एसेट है। हाँ, मशीनरी खरीदी है, खरीदी है तुम्हारे लिए, जिस दिन खरीदी उसी दिन राइट टू यूज होगी ना, तो वो नॉन क्वालिफाइंग हो गया। अगला तो वर्किंग कैपिटल है, ये तो भाई बिजनेस के धंधे के लिए है, क्रेडिटर को देने के लिए खर्चा आपके पास में, कोई ये थोड़ा ना कि एसेट बन रहा है, ठीक है। और ये भी ट्रक आपके पास में बना बनाया, आपके पास ट्रक आना है जिसकी डिलीवरी अगले साल होगी, तो यहां पे ट्रक के लिए एडवांस दिया है, तो वो तो ऑब्वियसली आपका नॉन क्वालिफाइंग हो गया। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, बस आपके पास ये इसी प्रकार के पॉइंट से एक ज्यादा और देखने को मिल जाएगा। ये बड़ा एक सरल प्रकार का क्वेश्चन होता है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वो ऑब्वियसली आपका क्वालिफाइंग हो गया, आप एसेट खरीद रहे हो वो उसी दिन रेडी टू यूज है, वो बना बनाया एसेट खरीद रहे हो, वो तो आपके पास नॉन क्वालिफाइंग है ना। अब देखो यहां सिंपल सी बात क्या कहता हूं, बेटा मेरा टोटल ब्याज, यूनिटरी मेथड बचपन में किया है, टोटल ब्याज कितना है पूरे साल का, टोटल ब्याज है 9,10,000,
और टोटल बोरिंग कितने की है? 70 लाख की। अब मैं एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात करना चाहता हूं। अगर 70 लाख की बोरिंग पे 9,10,000 ब्याज है, 70 लाख की बोरिंग पे 9,10,000 ब्याज है, यही हो रहा है ना? उसमें से 25 लाख फैक्ट्री के लिए यूज किया और वो क्वालिफाइंग है, तो उसके वाला कैपिटलाइज होगा और बाकी वाला वहां जाएगा, तो यूनिटरी मेथड लग गया। 70 लाख पे अगर 9,10,000 बनता है तो 25 लाख पे कितना बना? तो क्या हो जाएगा? 9,10,000 इंटू 25/70, ये यहां पे आ जाएगा। या आप रेट निकाल लो, एक ही बात है। 70 लाख का कितना करूं जिससे वो आ जाए, पर उसमें क्या होता है, कई बार अगर डेसिमल में आता है आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो अब यूनिटरी मेथड कर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है ना? तो कितना बना? 3,25,000, ये कैपिटलाइज वाले कॉलम में आ गया। और बाकियों का जो होगा वो इधर आता रहेगा, अब वो इधर आ जाएगा। 9,10,000 इंटू 20/70, एक का दिखा दो, बाकी डाल देंगे बस। 260। ठीक है जी। तो यानी कि 3,25,000 जो है वो आपका यहाँ आया और बाकी उधर हो गया 585। बेटा जब भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको अपने पास एग्जाम में पूरे नंबर, मैं जेन्युइनली बोलूं, कब मिलेंगे? जब आपको कुछ और भी करके दिखाना पड़ेगा। वो क्या करके दिखाना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। ये तो आपने एक टेबल बना दिया, ये तो आपने टेबल बना दिया। सुमन दी बेटा आ रहा हूं उस पर, डोंट वरी, अभी सब बताऊंगा बेटा, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया। बेटा यहां पर हमें कुछ पॉइंट्स भी लिखने जरूरी होते हैं, तभी हमें अपने पास पेपर में पूरे नंबर मिलते हैं। नियम, असम्पशन, सारी बातें बतानी है। तो सबसे पहले हमें परिभाषा देनी होती है, क्वालिफाइंग एसेट। मतलब मैं इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, बाकी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, बस वही लिखना होता है। ठीक है ना? एसेट विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, और ये लिखना है हमें पेपर में, तो अभी भी आप लिखेंगे ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। ये हमने परिभाषा कल पढ़ी थी। एसेट जिसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है टू गेट रेडी फॉर यूज और सेल। ठीक है, देन एसेट विच इज रेडी टू यूज व्हेन एक्वायर्ड इज नॉन क्वालिफाइंग एसेट। ये तो आपने परिभाषा दे दी। अब आता है नियम। ये तो आपने क्या दे दी? परिभाषा दे दी। अब आता है नियम। नियम क्या है? बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये आपको कल अंडरलाइन कराई थी, टू द कंस्ट्रक्शन
प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट आर कैपिटलाइज एंड एडिड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। जो आपके क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है, जो आपके पास क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है, वो क्या है आपके पास में? वो आपके पास में क्या है? कैपिटलाइज होगा। और बोरिंग कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन क्वालिफाइंग एसेट is to be charged to P&L। is to be charged to P&L। ये बात होगी। ये बेटा मैंने क्या लिखा? डेफिनेशन और नियम। अब मान के चलो काफी जगहों पे आपके पास चीज रेलिवेंट हो जाती है। अब आती है कुछ अजम्पशन। हमारे यहाँ दो अजम्पशन जनरली है जिससे हमारी चीजें कॉम्प्लिकेट ना होती, जिससे हमारी चीजें कॉम्प्लिकेट ना होती। सबसे पहली चीज है, सबसे पहली जो अजम्पशन है बेटा वो ये अजम्पशन है हमारी यहाँ पे। हमारे को क्वेश्चन ने बोला कि फैक्ट्री शेड को बनाने के लिए 25 लाख लगा। फैक्ट्री शेड जो है हमारा क्वालिफाइंग है। उसने बोला फैक्ट्री शेड की कंस्ट्रक्शन मार्च में कंप्लीट हुई। अब बेटा उसने ये नहीं बोला 1 मार्च की 31 मार्च। अब ऐसे केस में कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए हम ये मान रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 31 मार्च को हुई है। कब हुई है? 31 मार्च को हुई है। अगर मैं 1 मार्च मानूंगा ना, अगर मैं ये मानूंगा कि 1 मार्च को ही है, तो बेटा हमारा लोन जो था वो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो बना वो बने 11.5 महीने का ब्याज है। तो फिर आपको पता है क्या करना पड़ता? जो इसका ब्याज आ रहा था ना 3,25,000, फिर आपको उसमें भी एक काम करना पड़ता, इसके भी दो हिस्से करने पड़ते कि 10.5 महीने का आप कैपिटलाइज करते, 1 महीने का पीएल में डालते। अगर आप ये मानोगे कि ये कंस्ट्रक्शन 1 मार्च को कंप्लीट हुई है, भाई अपने आप में वो क्वालिफाइंग था, पर उसके वाला भी अब सारा नहीं कैपिटलाइज करोगे ना, जो उसके कंस्ट्रक्शन के बाद का है वो पीएल में जाता। तो इसलिए हमने ये माना यहां पे मार्च का मतलब 31 मार्च है। अदरवाइज फिर वो भी आपका कंफ्यूजन होता कि मार्च के महीने का अलग करते, मार्च के महीने का अलग करते। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास इसलिए ये आपके पास प्रिज्यूम किया जाता है, इसलिए हम ये प्रिज्यूम करते हैं ताकि वो कॉम्प्लिकेशन ना आए आपके पास में। तो हम ये assumption लिख देते हैं, ये assumption हम लिख देते हैं कि assume that construction of factory shed completed on 31st March। और सेकंड आपके पास में जो है, सेकंड जो आपके पास है वो क्या आ रहा है? सेकंड आपके पास बेटा आ रहा है कि इट इज एज्यूम दैट, इट इज एज्यूम दैट कि हमारे पास में जो मशीनरी है is ready for use when acquired and installed on same day। मतलब हमने जिस दिन खरीदी उसी दिन इंस्टॉल कर दी, उसी दिन इंस्टॉल कर दी, ठीक है ना? और आपके पास अब क्योंकि उसने बोला मशीनरी खरीदी, क्या किया? मशीनरी उसने बोला कि विच वॉज रेडी फॉर यूज वॉज इंस्टॉल्ड। अब उसने वर्ड परचेज बोला था ना, तो हमने बोला भाई जिस दिन खरीदी उसी दिन खरीद के इंस्टॉल कर दिया। ऐसा नहीं है खरीदने के पास 6 महीने लग गए उसे इंस्टॉल करने में या 8 महीने लग गए इंस्टॉल करने में, तो उसे समय लग गया रेडी फॉर यूज होने में। अब आप समझे? तो हमने यही माना जिस, तो क्योंकि वर्ड भी परचेज लिख रहा है,
तो हमने उसको क्लियर कर दिया, हमने उसको क्लियर कर दिया बात को, ठीक है ना। नाउ बेटा पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का या 7 मार्क्स का, ऐसे चले जाते हैं एएस के क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा है। ना ऐसे केस के अंदर मान के चलो कि आपको अपने पास में ये बताना आवश्यक है, जो मैंने चीजें आपको लिखवाई, नियम आपको लिखना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन में। ये डेफिनेशन है, ये नियम है, और ये अगर आपकी कोई प्रिजम्पशन है, देन इट मेक्स अ कंप्लीट क्वेश्चन, और वो देना आवश्यक है, देना आवश्यक है ऐसे क्वेश्चन। दिस इज नॉट अ कंप्यूटेशन बेस्ड ओनली क्वेश्चन। जब भी आपको चीजों की ट्रीटमेंट बतानी है, उसके बारे में आपसे राय मांगी गई है, तो आपको चीजें बतानी पड़ती है, ठीक है ना। जब तक हम नहीं बताते थे बच्चे कहते थे अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, आप लिखवाते नहीं हो। जब लिखवा रहे हो तो हमें ये हो जाता है कि अच्छा क्यों लिखवा दिया सर, रहने दो। आपको पता होना चाहिए कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, जो पूरा क्वेश्चन है कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट होता है। नाउ अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अब मैं दोबारा दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ कोई अजम्पशन आएगी तो बता दूंगा कि कोई अजम्पशन क्या है और क्या ली जाती है हमारे पास उस प्रकार के क्वेश्चन में, वो हम बात कर लेंगे। हाउएवर आपके पास क्वेश्चन विल बी इजी। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है सुहाना लिमिटेड ने इशू करे 12% डिबेंचर्स 100 लाख के कब, 1 मई 2021 को। तो 1 मई को डिबेंचर इशू करे बेटा, जिन्हें यूटिलाइज 3 जगह कर रहा है वो। आपके पास एक फैक्ट्री शेड बनाई, एक मशीनरी खरीदी, एक वर्किंग कैपिटल, तो तीनों का टोटल देखो 100 लाख बन गया। तीनों का टोटल क्या बन गया, 100 लाख बन गया, ठीक है ना। कहता है मार्च में जाके कंस्ट्रक्शन देखो फैक्ट्री बिल्डिंग की कंप्लीट हुई और मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर यूज। तो हमारे लिए बेसिकली वही परचेज लिख रहे हो, हमारे लिए यही है भाई, जिस दिन खरीदी उसी दिन रेडी टू यूज है। कहता है टोटल इंटरेस्ट जो है डिवेंचर्स का पूरे साल का 11 लाख है। ये मुझे देने की जरूरत ही नहीं थी, ये मुझे देने की जरूरत ही नहीं। बताओ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं सर, ये तो हम खुद भी निकाल सकते हैं, पी इंटू आर इंटू टी तो किया, देखो ना डिवेंचर इशू ही कब किए थे सर, 1 मई को। 100 लाख के 12%, तो 11 महीने का ब्याज भी तो इतना ही बनेगा। अरे भैया टोटल ब्याज तो इतना ही बनना है 100 लाख पे, क्योंकि 12% और 1 मई को करे हैं इनको इशू, तो 11 महीने का ब्याज इस साल का 11 लाख ही तो बनेगा, ठीक है ना। तो 11 लाख ही तो बनना है ब्याज आपका। तो वो आपका सिंपल सी बात है, ठीक है। अब वो कहता है इस पूरे साल में, जो हमारे लिए अब नया पॉइंट हम छोटा सा सीखेंगे, बड़ा आसान सा। कहता है कंपनी ने इन्वेस्ट करा आइडल फंड को आउट ऑफ द मनी रेज फ्रॉम द डिवेंचर्स इन द बैंक एफडी, एंड उस पे ब्याज कमाया 2 लाख का। कहता है हुआ क्या बेटा, ऐसा नहीं होता कि मैंने जिस दिन लोन लिया उसी दिन खर्चा कर दिया। मैंने जिस दिन लोन लिया उसी दिन तो ऐसा नहीं है ना कि मैंने खर्चे कर दिए। हम क्या करते हैं, हमें पता है थोड़े समय के बाद करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैंने मान लो उतनी देर के लिए एफडी करा दी, मैंने क्या करा दी, उतनी देर के लिए एफडी करा दी। अब मुझे बताओ उस एफडी पे इंटरेस्ट कमाऊंगा, उस एफडी पे इंटरेस्ट कमाऊंगा। अब सवाल ये उठ के आया, जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं डिबेंचर्स के ऊपर, वो तो डिपेंडिंग ऑन क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग कुछ कैपिटलाइज होगा, कुछ पीएनएल में जाएगा। जो एफडी करी उसके ऊपर जो ब्याज मिला, क्या वो डायरेक्टली पीएल में भेज दूं, क्या वो डायरेक्टली पीएल में भेज दूं? तो स्टैंडर्ड कहता है नो, स्टैंडर्ड कहता है सीधा मत पीएल में भेजो। अरे भाई जिस बोरिंग के इंटरेस्ट को आप कैपिटलाइज करने का सोच रहे हो, उस बोरिंग जितनी देर आइडल पड़ी थी, तो उसके ऊपर तुमने अगर ब्याज कमाया, तो आप नेट कर दो, उसके बाद ट्रीटमेंट करो। आप नेट कर दो उसके बाद ट्रीटमेंट करो। तो मतलब मेरा जो बैंक वालों को या डिबेंचर वालों को जो ब्याज देना है वो 11 लाख है, वो इतना ब्याज पे करना है जिसकी मैं ट्रीटमेंट करूंगा। हॉवेवर उस पर मैंने कुछ इनकम कमा ली, कितने की, 2 लाख की। तो मेरे लिए जो रेलिवेंट बोरिंग कॉस्ट है, जो मेरे पल्ले से ब्याज लगा, जो मेरी बोरिंग कॉस्ट है, वो कितनी बोली जाएगी, 9 लाख। तो हम 9 लाख की ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो बोलता है जितनी बोरिंग कॉस्ट आपने लेनी है, क्या है वो, क्या लेनी है, जितना आपका एक्चुअल में खर्चा लगा वो तो है ही, अगर आपने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर कोई इनकम कमाई, तो उसमें से वो माइनस कर देना और फिर ट्रीटमेंट करना। उसमें से वो इनकम आप माइनस करना फिर ट्रीटमेंट करना। कहता है बताओ ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अंडर AS 16 एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द एसेट्स। तो बात वही, बिल्कुल सवाल वही है। जो मेन पॉइंट मेरे लिए आपके पास में जो है वो क्या है, वो मैं बता देता हूं। जो मेन पॉइंट मेरे लिए आ रहा है बेटा, विच इज कि जो रेलिवेंट बोरिंग कॉस्ट है, इज इक्वल टू एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट
माइनस इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। भाई जितने टाइम आपके पास पेयर पड़े रहे फंड्स आपने यूज नहीं करे, तो उसके वाले। तो ये आपके पास में रेलिवेंट बोरिंग कॉस्ट कितनी है, 11 लाख माइनस 2 लाख, तो 9 लाख। तो कितना आएगा बेटा, 9 लाख रुपए। इस 9 लाख की अब ट्रीटमेंट करनी है, इस 9 लाख की अब आपने ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं, ये मेरे पास में जो हेडिंग्स है, अरे भैया समय बचा लेते हैं थोड़ा सा, क्या बचा लेते हैं, थोड़ा सा समय बचा लेते हैं। तो हमारा पैसा कहाँ कहाँ लगा, उसने बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज और परचेज ऑफ मशीनरी वर्किंग 40, 35, 25, 40, 35 और 25। एंड ऑब्वियस सी बात है, चीज वही है बिल्कुल सेम, कि क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड हमारे लिए क्या है, क्वालिफाइंग है, और जो बाकी दोनों है वो नॉन क्वालिफाइंग है। हाँ जी। मुझे फटाफट से बता दो, 100 लाख के ऊपर 9 लाख लग रहा है, तो 9 लाख इंटू 40/100, इंटू 25/100। लो जी, क्या बाकी चीजें सेम है? क्या बाकी चीजें सेम है? तो जो आपने एजम्पशन लिखनी है, जो बाकी चीजें, वो सारी बातें सेम है बेटा। जो आपने एजम्पशन वगैरह लिखनी है और जो बाकी चीजें वो बिल्कुल डिट्टो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं रखी जाएगी, वो बिल्कुल डिट्टो सेम होगा। बस इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट हमारे लिए क्या है, अलग है। क्यों?
भाई हम यही तो कह रहे हैं, हमने अपने पास में बेटा बैंक से लोन लिया और मैंने उसे यूज करना है आगे अलग अलग जगह। अब मेरे को पता है वो खर्चा इमीडिएट नहीं होना, हौले हौले करूंगा ना खर्चा, धीरे धीरे करूंगा, ठीक है ना। तो बेटा मेरी बात समझो, अब जब मैं धीरे धीरे करूंगा तो उस केस के अंदर में अगर मैंने उस स्पेयर पैसे की एफडी करा दी और उसके ऊपर ब्याज कमा लिया, अब ये थोड़ी ना बोलोगे कि जो एफडी के ऊपर ब्याज कमाया वो तो सारा पीएनएल में ले जाओ भैया, और जो अच्छा तुम अब बोरिंग कॉस्ट दोगे वो तुम कैपिटलाइज करो, या डिपेंडिंग अपॉन वो धीरे धीरे कुछ जा रहा है उसमें, डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग करके जो भी है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड ने बोला कि जो आपके पास खर्चा है एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट वो क्या मानी जाएगी आपके लिए, तो नेट में आपकी जेब से कितना ब्याज लगा, क्योंकि कुछ आप पे कर रहे हो बैंक को उसके ऊपर डिबेंचर्स के ऊपर, कुछ आपने कमा लिया, तो आपकी जेब से नेट बोरिंग कॉस्ट कितनी, नेट बोरिंग कॉस्ट 9 लाख है, आप उसकी ट्रीटमेंट करो ना। यू कांट से कि मैं 11 लाख को कैपिटलाइज करूंगा और 2 लाख इनकम पीएनएम ले जाऊंगा, वो गलत बात होगी ना, वो तो गलत बात होगी। तुम 11 लाख को तो कैपिटलाइज कर रहे हो पर 2 लाख को आप पीएल में लेके जा रहे हो, तो वो तो गलत हो गया। इसीलिए उसने बोला कि उसको नेट करा जाए, स्टैंडर्ड बोलता है बात, ठीक है ना। और बेटा 11 महीने का इसलिए रेलिवेंस नहीं हो ना, बच्चा कह रहा है बेटा हमने ब्याज ही 11 महीने का लिया है, तो यूनिटरी मेथड में तो वहां पे वही हो रहा है ना, ये इसी से आया है और ये इसी से आया है, हमने खुद थोड़ी ना, तो ऑटोमेटिक हो गया। एजम्पशन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि फैक्ट्री शेड कंप्लीट कब हुई, आपके सारे पॉइंट्स पिछले क्वेश्चन जैसे, पॉइंट्स जो है सेम एज ऑफ लास्ट क्वेश्चन। बेटा हमने ब्याज ही अमाउंट में ले लिया, हम निकालना थोड़ी ना, पी इंटू आर इंटू टी, वो तो उसने करके ही दे दिया 11 लाख, तो मैं तो सीधा उसी को कर लिया। ठीक है ना। ये वाले ना लड्डू वाले क्वेश्चन से मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये वाले कौन से क्वेश्चन है लड्डू, आसान आसान आसान। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ चर्चा करी एक बार के लिए। बेटा जो हमारे पास में बोरिंग कॉस्ट ली जाती है वो हमें क्या कहता है, बोरिंग कॉस्ट which is eligible for capitalization should be determined as actual borrowing cost incurred on that borrowing during the period, देखो, less any income on the temporary investment of those borrowing। कैनेडी बात बोलता है कि जो आपने बोरिंग कॉस्ट लेनी है वो क्या लेनी है, एक्चुअल में कितनी बोरिंग कॉस्ट लगी माइनस अगर उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया कहीं, तो उसके ऊपर जो इनकम कमाई वो उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑब्वियसली हमने कल ये भी पढ़ा था, जो जनरल बोरिंग्स अगर एक से ज्यादा होती थी तो कैपिटलाइजेशन रेट निकालते थे ना, मतलब कल के क्वेश्चन में किया था, होमवर्क में भी किया था, तो वो बात बोलता है वो तो जनरल के अंदर में आप कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हो, और कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता था, वेटेड एवरेज होता था, क्या होता था, वेटेड एवरेज होता था, ठीक है ना। तो वो बड़ी बस बेसिक सी बातें हैं, बड़ी बेसिक सी बातें हैं। तो ये हमारे कुछ कुछ पॉइंट्स है जो अल्टीमेटली हमने सीखे अभी तक, ठीक है ना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आसान से क्वेश्चन है बेटा, नथिंग एज सच कॉम्प्लिकेटेड, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, बड़े आसान से क्वेश्चन है। अच्छा जी, नाउ मैं आपके साथ बात करना चाहता था बेटा कुछ और टाइप के में। एक क्वेश्चन ये वाला तो बड़ा ही आसान है, विच इज आपके पास 12th, इसका आंसर गिवन है, आप बच्चे मुझे फटाफट से बता ही देंगे, आप बच्चे मुझे फटाफट से बता ही देंगे क्या है क्वेश्चन। देखो, कहता रेनबो लिमिटेड ने बोरो किए 150 करोड़ ऑन 1 अप्रैल 21 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बॉयलर प्लांट 11% पर एनम पे हमने जी पैसा बोरो किया एक बॉयलर प्लांट को बनाने के लिए, ठीक है जी। प्लांट की कंप्लीशन 4 सालों में होनी है, अच्छा खासा समय लगना है, ठीक है ना। सिंस जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 13% पर एनम है, ये WACC करके इसे शॉर्ट में बोलते हैं, आप FM में पढ़ते हो, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरी एंटिटी का आप निकालते हो, ठीक है ना, वो आपका 13% है। तो हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, उसने 19.5 करोड़ कैपिटलाइज कर दिया फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंडिंग 31 मार्च 22। तो उसने क्या किया, 19.5 करोड़ कैपिटलाइज कर दिया, मैं बता दूंगा कहां से आया। कहते हैं वैसे क्योंकि ड्यू टू सरप्लस फंड्स भी पड़े थे आउट ऑफ 150 करोड़, तो हमने इनकम ऑफ 3.5 करोड़ अर्न भी करी और वो हम PNL में ले गए। ओ, कहते हैं हमने क्या किया भाई, 150 करोड़ ऐसा नहीं ना कि पहले दिन ही खर्च दिया, तो हमने 150 करोड़ को थोड़े टाइम के लिए जब इन्वेस्ट किया तो उस पर इतने की इनकम कमाई, और हम उस इनकम को PNL में ले गए, उस इनकम को हम PNL में ले गए, जो सरप्लस फंड्स पड़े थे उस पर जो कमाया। कहता है बताओ जो ट्रीटमेंट करी गई है अकाउंटेंट की विद रेफरेंस टू रेलिमिटेड, बेटा जैसे ही ब्याज की बात आई,
पेपर के अंदर में दिक्कत क्या हो सकती है, आप पूछेंगे कौन सा एएस है, पहले तो यही जानना मुश्किल ना हो जाए। तो ब्याज की बात आ रही है ना, तो ब्याज की ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो कौन सा एएस लग गया, एएस 16 लग गया। अब यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए था, उसने दो गलतियां करी। उसने गलतियां पता क्या करी, सबसे पहली गलती उसने ये करी बेटा, उसने क्या किया, 150 करोड़ के ऊपर ब्याज जो रेट लगाया वो उसने 13% लगा दिया, जिससे 19.5 करोड़ बन गया ब्याज। और दूसरा, उसने 3.5 करोड़ की जो इनकम है वो पीएन में ले गया। क्या ये दोनों चीजें गलत करी? यस। भाई मेरे को बताओ, तुम अपने पूरे बिजनेस की एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ी ना लगा दोगे कैपिटलाइज करने के लिए। तुमने जो लगाना है रेट, वो तो कौन सा लगाना है, जिसपे तुमने लोन लिया है। तो तुमने जो लोन लिया है वो तो 11% पे लिया है, तो तुम वही रेट लगाओगे भैया। तुम अपने पास पूरे साल का, अपना पूरी कंपनी का, एंटिटी का जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अब वो कैसे निकलता है मैं उस पर नहीं जा रहा, वो एफएम का कॉन्सेप्ट है। पर वो बस बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट आप चेक करोगे तो ये उसने वो लगा दिया। भाई क्या वो लगता है, स्टैंडर्ड बोलते हैं एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट। भैया एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट जितना तुम्हारा एक्चुअल में देना बन रहा है, एक्चुअल में 11% पे लोन लिया है, तुम अपनी मर्जी से कोई भी रेट थोड़ा ना लगा दोगे। भाई जिस रेट पे लोन लिया है वही तो रेट लगाओगे। और दूसरी चीज, 150 पे लगना चाहिए था, ये क्या चीज है, ये है जो उसने गलत किया। करना क्या चाहिए था, करना चाहिए था 150 का 11%, जो कि कितना बना 16.5। और इसमें से ये 3.5 करोड़ आपका क्या हो जाना चाहिए था, माइनस। तो हमारा 13 करोड़ है जो आपका सही बनता है। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। बात समझ आ रही है? तो उसने क्या गलती करी और क्या करना चाहिए था, वो मैंने दोनों बातें डिस्कस कर ली, क्या उसने किया और क्या करना चाहिए था। ठीक है ना, बस सिंपल सी बात है। अब इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको बस यही बताना है कि हमारी बोरिंग कॉस्ट जो एलिजिबल होती है फॉर कैपिटलाइजेशन वो क्या होती है, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट माइनस इनकम ऑन द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। सो जो ट्रीटमेंट उसने करी है वो तो वैसे ही क्या आपके पास में गलत है, और ये आपके पास सही है। शुड बी कैलकुलेटेड क्या होना चाहिए था, तो 16.5 माइनस 3 करके 13। सिंपल क्वेश्चन जी, सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट परेशानी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं थी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर, ये पॉइंट क्लियर है। हाँ जी। फिर हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। जनरल क्वेश्चन है, ये भी एक जनरल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है रोहिणी लिमिटेड ने एक लोन लिया फ्रॉम इंस्टीट्यूशन फॉर 500 lakhs फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। तो उसने अपने प्लांट एंड मशीनरी को रेनोवेट करना है, मॉडर्नाइज करना है। जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट कब हो रही है हमारे पास में, उस पे लगे 320 लाख। 50 लाख रुपए हमने दिए सप्लायर्स को फॉर एडिशनल एसेट्स, और बैलेंस 130 लाख हमने यूज किए वर्किंग कैपिटल के लिए। तो तीन जगह पैसा यूज किया, तीन जगह पैसा यूज किया। जो 500 लाख का लोन उठाया, तीन जगह यूज किया। ठीक है ना। हमें कह रहा है जो टोटल ब्याज है आपके पास में वो 65 लाख का हमारा लगा है। इस 500 लाख के लोन पे पूरे साल का ब्याज इतना बना है 65 लाख। कहता है बता दो कि ये इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट आपकी कैसी होगी। तो वही जैसे हमने अभी दो तीन क्वेश्चंस किए थे ना, बिल्कुल वैसे था। पिछला क्वेश्चन तो मैंने बीच में इसलिए ऐसा करा दिया भाई, वो आपको लेस इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट क्लियर हो जाता। ठीक है ना, इसलिए मैंने वो बताया। अब बेटा यहां पर मैं क्या करना है, यहां पर मैं क्या करना है, यहां पर वही एक प्रकार से अगर आप देखोगे टेबल वाले हम तरीके से कर लेंगे। पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है, क्वालिफाइंग एसेट और नॉन क्वालिफाइंग एसेट, कितना कैपिटलाइज हो रहा है बोरिंग कॉस्ट और कितना पीएन में जा रहा है। तो सीधा मेन वर्ड्स बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा तीन जगह है, एक है मॉडर्नाइजेशन है रेनोवेशन के ऊपर,
जो कि 320 लैक्स लगा खर्चा। मॉडर्नाइजेशन रेनोवेशन के ऊपर। फिर एडवांस टू सप्लायर्स ऑफ एडिशनल एसेट्स है 50 लाख। कितना लगाया खर्चा इस पे? 50 लाख। और एक कहाँ यूज हुआ वर्किंग कैपिटल के लिए? 130। ठीक है ना? जो हमारा टोटल बोरिंग है बेटा, वो है 500 लाख की। और उस पे जो टोटल इंटरेस्ट बना है वो बना है 65 लाख। नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन एज पर क्वेश्चन। बस ये हमारा क्वेश्चन है जिसे मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दिया। अब बेटा ये हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन है जिसे मैंने यहाँ पे आपके लिए उतार दिया। मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहता हूं यहां पर मैं, ध्यान से मेरी बात को अगर आप सुनेंगे, ध्यान से अगर मेरी बात को सुनेंगे, तो इस केस के अंदर में, इस केस के अंदर में हमें क्या करना है सर? हमें ना अपने पास में, ध्यान से सुनना, वही बताना है क्यूए और नॉन क्यूए के बारे में, जिसमें से इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को कि नॉन क्यूए है। अब यहां पे हम ऑब्वियसली ये मान रहे हैं, प्रिजम्पशन है, ये एजम्पशन है कि मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन की जो एक्टिविटी है मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। देखो अदरवाइज तो क्वेश्चन का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो कंसीडर एज क्वालिफाइंग एसेट। अगर आपने यही मान लिया कि ऑब्वियसली वो तो भाई 2-4 दिन का ही काम था, बात ही खत्म हो गई, फिर तो वो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, फिर तो क्वेश्चन का देने का पर्पस डिफीट हो गया। मतलब सेम क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा, वहां पे भी ऐसे ही है। मतलब इंस्टीट्यूट ने जो लिया, भाई इसको एक्टिविटी को समय लग रहा है तभी तो वो क्वालिफाइंग में आएगा। अगर आपने यही मान लिया कि वो उसे सब्सटेंशियल पीरियड लगी, वो क्वालिफाइंग ही नहीं, फिर तो बात ही खत्म होगी ना, फिर तो बात ही खत्म होगी। तो ये तो आपके पास इसीलिए क्यूए आ गया। नाउ कम्स अगले वाला। अगले वाले एक छोटे से पॉइंट की वजह से आपके पास अच्छा हो रहा है। नॉर्मली आप देखें, आप बोलेंगे एडवांस है, एडवांस है। अरे भाई मैं किसी एसेट को खरीदने का एडवांस, नॉर्मल किसी नए एसेट को खरीदने का एडवांस नहीं दे रहा। कि जैसे मैंने क्वेश्चन में, पिछले 2 क्वेश्चन पहले, सबसे पहले क्वेश्चन में ट्रक के लिए एडवांस दिया था कि भैया मैं तुझे ट्रक के लिए आज पैसे देता हूं, तू मुझे अगले महीने डिलीवरी दे देगा, ठीक है ना? कोई ऐसा थोड़ा ना कि उसे बनने में समय लगना है। ये यहां पर मैं, उसने बोला एडिशनल एसेट्स। बताओ जी एडिशनल का मतलब क्या हुआ? क्या ये मॉडर्नाइजेशन की जो एक्टिविटी होनी है उन्हीं एसेट्स को खरीदने के लिए उसी से रिलेटेड वालों का एडवांस दिया जा रहा है? द आंसर इज यस। अगर एडिशनल एसेट्स ना लिखता, एडिशनल मतलब क्या है? उसी एक्टिविटी के लिए, उसी एक्टिविटी के लिए, तो जो हमने दिया, जो मॉडर्नाइजेशन का काम कर रहे हैं उसी के लिए जो हमें चीजें चाहिए, उसी के लिए एडवांस दिया जा रहा है, उसी के लिए एडवांस दिया जा रहा है सप्लायर्स को। तो इस वजह से यहां पे ये भी आपके पास क्वालिफाइंग बन रहा है। अगर मैं बोलूं नॉर्मल एडवांस दे रहा हूं, किसी नए एसेट को खरीदना है, मैंने आज उसको एडवांस दे दिया, वो मेरे को एक अगले महीने अपने पास एसेट दे देगा, तो वो तो नॉन क्वालिफाइंग है। यहां किसके लिए बोला उसने? एडिशनल। एडिशनल मतलब क्या है? वो रेनोवेशन मॉडर्नाइजेशन के लिए। किसके लिए? मॉडर्नाइजेशन रेनोवेशन के लिए, तो वो आपके पास आ रहा है। ठीक है ना? तो वर्ड सिर्फ मेरे लिए वो जो इंपॉर्टेंट था एक वर्ड, एक तो ऑब्वियसली मॉडर्नाइजेशन रेनोवेशन जो है उसको क्वालिफाइंग मान रहे हैं। अगर उसे ही नॉन क्वालिफाइंग मानने फिर तो तीनों ही नॉन क्वालिफाइंग हो जाएंगे, फिर तो बात ही खत्म, क्वेश्चन की कोई रेलिवेंस ही खत्म है। तो ये ऑब्वियसली वो माना जा रहा है और ये इसके साथ ही कनेक्टेड है, तो उसी का पैसा यूज हो रहा है।
हाँ, कुछ खरीद लिए, खर्चे कर दिए, कुछ का अभी पैसे दे दिए, वो आ जाएंगे हमारे पास में बन के, तो वो भी इसमें यूज होने, तो वो ऑब्वियसली इसीलिए क्या है, क्वालिफाइंग हो रहा है। ठीक है ना। बाकी तो इसके बाद में आप टेबल आप कंप्लीट कर ही लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कितना बनेगा? 65 × 320 डिवाइडेड बाय 16.9।58.1 चेक कर लेंगे। नहीं, गलत हो गया ना, 48.1 आना है। फोर्टी एट पॉइंट वन चेक कर लेंगे। वैल्यू सारे किसमें बेटा? ऑब्वियसली इन लैक्स। वैल्यू सारी किसमें? इन लैक्स। हाँ जी। क्या ये क्वेश्चन हमारे पास हुआ? क्या ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ? फटाफट से बता दीजिए। यस सर, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। ठीक है ना। तो जो की वर्ड था मैंने अंडरलाइन कर दिया, और जो assumption थी वो मैंने बता दी। ठीक है ना। अच्छा, अब सभी बच्चे मेरे लिए क्या करेंगे, मेरे लिए क्या करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 17 जरा एक बार के लिए अपने एंड पे ट्राई करो। मैं आपको 7 to 8 मिनट्स दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के। एक बार जस्ट पढ़ो और ट्राई करो कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। जस्ट गिव अ थॉट, गिव अ ट्राई, अपनी तरफ से कैलकुलेशंस करके देखो, फिर मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। तो ट्राई गिविंग यू 7 से 8 मिनट, फिर मैं इसे सॉल्व कराता हूँ, फिर हम कुछ और पॉइंट सीखेंगे। ठीक है ना। चलिए, मैं तब तक आता हूँ। 7 से 8 मिनट अपने पास में इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
हाँ जी, कर लिया सभी ने क्वेश्चन बेटा? फटाफट बताओ जी। क्या सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया है? फटाफट से बताओ भाई, ताकि मैं डिस्कस करना शुरू कर सकूं। एक जनरल कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, टिपिकल क्वेश्चन है। अगर हम थोड़ा सा भी थॉट देते हैं तो आप कैसे हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन आने हैं ऐसे, डोंट वरी। तो अब क्वेश्चन आपके पास में क्या बोलता है, देखो। क्वेश्चन ने बोला था कि ग्लेन लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन शुरू करी एक नई बिल्डिंग की बेटा 1 जनवरी 22 को, पर उसने उसके लिए जो 1 अप्रैल को बोरिंग्स ली है, जो लोन ली है वो आपके पास अब से ली है, ठीक है ना? तो 1 अप्रैल के बाद से आपका देखा जाएगा। लोन एक तो 60 लाख रुपए का है, वो डाटा बैंक लिमिटेड से है। वो ब्याज रेट 8% पे लिया, और इसे यूटिलाइज सिर्फ किसके लिए किया? बिल्डिंग को बनाने के लिए किया है, ठीक है। जो 20 लाख का लोन है सत्या बैंक से, उसमें से लोन 6 लाख का यूटिलाइज वर्किंग कैपिटल के लिए किया है। तो ऑब्वियसली बाकी आपके पास किसके लिए यूज हुआ? बाकी आपके पास किसके लिए यूज हुआ? बाकी आपके लिए यूज हो जाएगा उसके लिए। टोटल इंटरेस्ट 192 का पे किया हमने सत्या बैंक लिमिटेड को फॉर दी फाइनेंशियल 22 से। तो इसका रेट नहीं बताया, इसका सीधा अमाउंट बता दिया। अगर आप निकालेंगे भी 192 की कितना है 20 लाख के ऊपर, तो वो निकल जाएगा, ठीक है ना? अब वो कहता है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की पर कंप्लीट कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 31 जनवरी को, 31 जनवरी को कहता है, और वो रेडी फॉर इट्स यूज है ऑन दी सेम डेट। रेडी फॉर यूज ऑन दी सेम डेट मतलब उस दिन बनकर तैयार हो गई 31 जनवरी को। नन ऑफ दी लोन वॉज रीपेड, कोई लोन रीपे नहीं किया, तो ब्याज पूरे पूरे पीरियड का है। बिल्डिंग एक क्वालिफाइंग एसेट ही है, उसने ये भी बात क्लियर कर दी, मैं डाउट तो रखना ही नहीं, वो तो कहने की बात भी नहीं है। आउट ऑफ द लोन जो डाटा बैंक का था, पहले वाले का जो लोन था, उसके बारे में बताने जा रहा है। सरप्लस फंड्स को हमने टेम्परेरीली इन्वेस्ट किया था कुछ समय के लिए। तो इनिशियली नहीं होगा ना कि सारा पैसा आपने वो कर दिया, तो उसने बोला आपके पास में क्या करना है, आपने उसको ले कुछ के लिए गया, और वो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट पे अर्न किया इंटरेस्ट आपके पास 30,000 का, ठीक है। कहते कैलकुलेट करो कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा और कितना आपके पास पीएनएल में जाएगा फ्रॉम दी टोटल इंटरेस्ट जो भी बोरिंग कॉस्ट के ऊपर लगा, ठीक है जी। अब मुझे सबसे पहले ये जानना है दो लोन है, तो बेटा इस केस के अंदर में ध्यान से सुनना। ध्यान सुनो, जो हमारे पास डाटा बैंक लिमिटेड के लिए रेलिवेंट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज होगी, वो कितनी होगी? ध्यान से सुनो। हमारा लोन है 60 लाख का, ब्याज का रेट कितना है? 8%। पर बेटा मजे की बात पता है क्या है? लोन लिया कब है? 1 अप्रैल 22 को, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 31 जनवरी 23 को। तो ये जो ब्याज होना भी है वो 10 महीने का ही तो निकल के आएगा, 2 महीने का तो सीधा पीएनएल में जाएगा भैया। 2 महीने का तो सीधा ही पीएनएल में जाएगा, तो 10 महीने का ही आएगा ना, 10 महीने का ही आएगा। और बाकी इसमें से क्या कर देंगे, जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमाया वो इसमें से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो यहां पर मैं 60 लाख 370 बना, कितना बना? 370 बना। अब अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, मैं एक टेबल बना देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। बैंक, पर्पस, क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग। अगर आप चेक करोगे मेरी बात को, ध्यान से देखना, चेक करोगे मेरी बात को,
हाँ बेटा, ये तो 4 लाख बन रहा था ना। तो बेटा हमारे पास में एक है डाटा बैंक, एक है सत्या बैंक। कोई घबराने की बात नहीं है कि अगर हमारे पास गलत होगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। कोई घबराने की बात नहीं है अगर हमारे पास में गलत होगा। तो बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अभी हम लर्निंग फेज में हैं, और हमारे लिए ये वाला पहले प्रकार का टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। ये क्यू है, ये क्यू है, ये नॉन क्यू है। इस वाले केस में जो पहले वाला है, पहले वाले का तो हमने देखा कि 370 क्या हो रहा है, कैपिटलाइज हो रहा है, जो हमने ऊपर निकाल लिया। जो बाद के 2 महीने का ब्याज है वो तो सीधा कहाँ चला जाएगा, पीएल में। तो 2 महीने का ब्याज कितना बनेगा सर? 2 महीने का जो ब्याज बनेगा वो आपके पास, आप निकाल लीजिए सिंपल। ये हमारे पास में यहाँ से आ गया। मैं इसको नीचे दिखा देता हूँ दोनों तरीकों से। जो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट है, 60 लाख, 8%, 2 महीने, या टोटल पूरे साल का ब्याज आपका कितना था, वो आपको जरूरत नहीं है, वैसे आप कंफ्यूज होंगे। 60 लाख, 8%, उसमें से 4 लाख वाला ऊपर यूज हो गया। ये तो पहले ही माइनस हो गया ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं, सिंपल सी बात है, जो 80,000 आपका बना 2 महीने का, वो आपका पीएल में आ गया। 4 लाख तो बेटा आपके पास में, सिंपल सी बात है, 4 लाख तो 8 महीने का निकाल तो दिखा दिया यार। 10 महीने का ब्याज है, लोन 1 अप्रैल को लिया, कैपिटलाइज 31 जनवरी को, तो 10 महीने का ही करोगे। और उसमें से टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली इनिशियली करी होगी, इन्वेस्टमेंट कोई बाद में थोड़ी ना करी होगी। किशन बेटा बोल रहा है 30 को नहीं करेंगे, नहीं, 30 की एलोके वो थोड़ा ना करेंगे। 30 तो आपके पास क्या है, समय के साथ दे रहा है, तो 30 तो इनिशियली आइडल पड़े होंगे फंड्स, तो वो आपके पास में यहाँ पर में इसी से माइनस होगा ना बेटा, ठीक है ना। तो ये 80,000 आपका सीधा कहाँ चला गया, पीएल में, 2 महीने का जो है। देखो जी सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 10 महीने का ब्याज इधर आ रहा है, 2 महीने का इधर आ रहा है। जब एसेट बनकर ही तैयार हो गया उसके बाद का तो पीएल में ही जाना है। 31 जनवरी का तो कैपिटलाइज करोगे भैया। हाँ ये जरूर है, उसमें से कुछ आपके पास टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट थी, उसका माइनस हो गया, बस इतना सा काम किया। अच्छा अगले वाले में थोड़ा सा ध्यान से, अगले वाले में थोड़ा सा ध्यान से, उसमें बोला 20 लाख के लोन में से 6 लाख हमने यूटिलाइज किया वर्किंग के लिए। तो बताओ कितना यूज किया हमने बिल्डिंग के लिए। देखो जी 20 लाख के लोन में से 6 लाख अगर वर्किंग कैपिटल के लिए है, तो कितना बिल्डिंग के लिए यूज हुआ, 14 लाख। अब टोटल ब्याज जो है वो 192 है, टोटल ब्याज जो है 192 है। क्या 192 इन दोनों में बढ़ जाएगा? हाँ बढ़ जाएगा, 192 दोनों में बढ़ जाएगा। अब सुनते जाना, जो मेरा वर्किंग कैपिटल वाला है वो तो सारा पीएनएल में ही जाना है, जो वर्किंग कैपिटल वाला है वो तो सारा पीएल में जाना है। तो मेरी बात सुनो जरा, मैं कहता हूं अगर 192 का ब्याज उस पे है, तो उसमें से 6 डिवाइड बाय 20 कर दूंगा ना, यही होगा ना। और ये हमारा 192 है, ये 14 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा। अब यही सोचोगे, यही होगा ना। 192 का जो टोटल लोन है, 192 का जो टोटल ब्याज है, 6 लाख जो है वो हो गया। बट इसमें भी मजे की बात पता है क्या है, इसमें भी मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात पता है क्या है, एक और है, एक और है। इसका तो सारा ही पीएनएल में जाना है भैया, पर इस वाले का तो 10 मंथ्स का ही तो कैपिटलाइज करोगे, 2 महीने का तो इसका भी पीएनएल में जाएगा, क्योंकि एसेट बनकर तैयार हो गया।
31 जनवरी को। भाई पहले आपने ये पता किया बिल्डिंग के लिए जो यूज हुआ उसका कितना बनता है, तो वो टोटल ब्याज जो है वो 14 लाख का ही हमारा बिल्डिंग के लिए यूज हुआ पैसा, 6 लाख वाला तो वो है। हाँ, उसमें से भी सर 10 महीने का ही तो करोगे, 2 महीने का तो पीएल में ही जाएगा। बात तो मतलब बिल्कुल पते की है ना, उसमें कोई डाउट तो है ही नहीं। तो थोड़ा सा हमें हल्का सा अपने पास इस चीज का ध्यान देना पड़ता है, हल्का सा इस चीज का ध्यान देना पड़ता है कि इसमें से भी क्या होगा, 10 महीने का आप क्या करोगे, 10/12 करोगे। क्या करोगे, 10/12 करोगे। तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और इधर बाकी जाएगा 192 × 14/20 × 2/12। तो कितना बना ये बना 1/12। और ये बना 22,400। और ये कितना आया था बेटा, 57 से 57,600। ठीक है ना, तो टोटल कैपिटलाइज कितना हो रहा है, 482। और 160, 482 और 160। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लीजिए। हाँ, ऑब्वियसली आई विल नॉट से कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था भाई ऐसे वैसे, थोड़ा सा यहाँ पे बस पॉइंट क्या आया देखो, आसान सी बात करेंगे। अगर तो आप बच्चे ये चीज बना लेते हो ना अपने पास, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, समझो। मतलब ये आपके पास में हो जाएगा, 14 लाख वाला बिल्डिंग के लिए, 6 लाख वाला वर्किंग कैपिटल, ये सारा पीएल में जा रहा है। इसमें से भी 10 महीने क्योंकि आपका है, 2 महीने आपका पीएल में, बात खत्म हो गई, तो ये आपके लिए इजी हो गया। और जो पहले वाला था उसमें क्योंकि क्या था, 10 महीने का ही कैपिटलाइज होना था, पर उसमें से भी 30,000 वो माइनस हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट जो बेटा करी होगी वो तो इनिशियली करी होगी ना, जब तक फंड्स पेयर थे। वो तो इनिशियली होंगे ना, पहले 10 महीने में ही होंगे। तो जो कमाई करी होगी 30,000 की, वो तो पहले 10 महीने के दौरान में ही करी होगी ना, जब टेम्परेरी थे। तो इसलिए वो इसी में से हो रहे हैं। बच्चे को क्या लगता है, कई बार कहता है कि सर आप टोटल ब्याज में से 30 माइनस करके फिर यूनिटरी मेथड लगाओ। करने को दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा वो इलॉजिकल बात हल्की सी इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट करी होगी तो इनिशियली करी होगी ना, जब तक सारे पैसे यूज नहीं करने चालू किए होंगे। तो इसीलिए वो सिर्फ 10 महीने में से ही माइनस होगा, और 2 महीने का आपके पास सीधा यहां चला गया। ठीक है ना। चलो, क्या ये क्वेश्चन सभी का हो गया? क्या मैं आगे छोटा सा पॉइंट ऐड ऑन कर सकता हूं? छोटे छोटे पॉइंट सीखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, नॉलेज बढ़ती जाएगी, छोटे छोटे पॉइंट सीखते जाएंगे। तो मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। बेटा हम एक छोटी सी बात करना चाहते हैं आप लोगों के साथ में। लेट से, नोटिंग करने की जरूरत नहीं है, एक जनरल बात करना चाहता हूं। मैं कहता हूं मैंने बिल्डिंग बनानी चालू करी 1 अप्रैल 24 को, और मेरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई इस दिन, लास्ट डे। तो मेरा क्वालिफाइंग एसेट है। अगर मैंने लोन लिया है इसके ऊपर, तो उसका जो ब्याज है वो मैं एसेट की कॉस्ट में ऐड करूंगा, यही हम सीखते जा रहे हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात इसमें ऐड ऑन करता हूं। मैं कहता हूं यार ऐसा हुआ, 1 नवंबर से लेके 31 अक्टूबर तक
बीच में काम रुक गया, 2 महीने के लिए काम रोकना पड़ा, काम रुक गया, काम रुक गया। मैं बिल्डिंग अब नहीं बना रहा, बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है वो बीच में रोकनी पड़ी 2 महीने से। क्या जो बैंक वालों ने लोन दिया हुआ था वो कह रहे तुम्हारा काम रुक गया तो हम भी तुमसे ब्याज नहीं लेंगे? सोच के बताना, उनको ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्या इस टाइम की बोरिंग कॉस्ट लग रही होगी? क्या इस टाइम पे बैंक वालों को ब्याज जा रहा होगा? जा रहा होगा। भाई बैंक वालों को इससे क्या लेने देना, तुम काम रोक के बैठ के, बैंक वालों को इससे क्या लेने देना? तुम्हारा जो ब्याज है वो तो लग ही रहा होगा, तुमने काम बिल्डिंग का रोक दिया। अब सवाल उठ के क्या आया कि तुम्हारे एसेट की जो वो बन रहा है उसका अगर काम रुक गया तो बोरिंग कॉस्ट तो लगी रही है, बोरिंग कॉस्ट तो लगी रही है। सवाल ये उठ के आया, क्या इस पीरियड का भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा? वेदर बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। देखो इससे पहले इसके बाद वाले तो सारे हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एसेट बन रहा है, एसेट का बीच में बनते बनते काम रुक गया। तो सवाल ये उठा कि हमारे पास इस पीरियड का भी जो आपका काम रुका, क्या उस दौरान का जो ब्याज है वो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा? सवाल ये उठा। तो बेटा ऐसे केस के अंदर में हमें स्टैंडर्ड क्या बोलता है, हमें स्टैंडर्ड क्या बोलता है वो समझना जरूरी है। वो कहता है काम रुकने का हमें रीजन जानना पड़ेगा। काम रुकने का हमें रीजन जानना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चा देखो अपना अपना आंसर दे रहा है, कोई यस कोई नो। हर बच्चा अपना अपना काम, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, काम क्यों रुका? कहता है अगर जो काम रुका वो नॉर्मल यानी कि अनएवॉइडेबल वजह से रुका, जियो अल्टीमेटली के अनएवॉइडेबल, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मान लो आप ब्रिज बना रहे हो, तो ब्रिज बनाने के समय बेसिकली क्या है, वहां पे हाई वाटर लेवल्स आ गए तो कंस्ट्रक्शन रोकनी ही पड़ेगी भैया, कंस्ट्रक्शन रोकनी ही पड़ेगी। या आपके पास में क्या होता है, कई बार वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है। पार्ट ऑफ द प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आपने कभी अगर बिल्डिंग बनती हुई देखी होगी तो बेटा आप जो सीलिंग डालते हो उसे क्या बोलते हो, लेंटर डालना, मतलब देसी भाषा में क्या बोलते हो, लेंटर डाला आपने, ठीक है ना, जो आप अपने पास में बना रहे हो। अब मुझे बताओ, क्या आप उस पर अगले ही दिन जाके आप अपने पास में उसके ऊपर लग के काम करना चालू कर दोगे, कि उसे पहले थोड़े दिन सूखने देते हैं हम लोग? आपने सुना है जब वो लेंटर डलता है तो वो बलियां सी लगती है, वो लकड़ियां आपके पास खड़ी रहती है ताकि वो लेंटर गिर ना जाए, तो सूखने में समय लगता है, उसे पानी दिया जाता है उसे थोड़े दिन, ताकि वो सीमेंट मजबूत होगा। अब वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, रोकना ही पड़ेगा भाई, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, रोकना ही पड़ेगा ना काम तो अगर वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है या जो वो रुका वो अनअवॉइडेबल वजहों से रुका, कि उसे कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो उस दौरान में, उस दौरान का वो कहता है आप इंटरेस्ट क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ही करेंगे, क्योंकि इसे कोई नहीं करता, उसे कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। मतलब वो तो रुकना पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वो तो रुकेगा ही रुकेगा ना यार। तो वो या तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है या जो रुकने का रीजन है वो अनअवॉइडेबल है, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है ना। और दूसरा होता है अगर वो एबनॉर्मल रीजंस की वजह से रुका, जो कि अवॉइडेबल है। अब वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, वर्कर स्ट्राइक पे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तो मूवीज में जैसे होता है हमारी मांगे पूरी करो कह रहे वो। अब बताओ मांगे पूरी करो, काम रोक के बैठ गए तुम, उस वजह से बैंक वाले तो ब्याज ले रहे हैं। अब भैया वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस थोड़ी ना है, वो तो अवॉइड किया जा सकता था, वो अब नॉर्मल कारण है। तो अब नॉर्मल कारण का अल्टीमेटली आपके पास में क्या है, उस दौरान का आप इंटरेस्ट कहां ही लेके जाएंगे, पीएनएल में ही लेके जाएंगे, तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा, वो कहां जाएगा, पीएनएल में जाएगा।
क्योंकि वो एबनॉर्मल वजहों से काम रुका। किस वजह से रुका? एबनॉर्मल वजहों से काम रुका। तो ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट है बिल्कुल। इस छोटे से पॉइंट को हम एक नाम देते हैं अपने पास कॉन्सेप्चुअली। कॉन्सेप्चुअली हम इसे एक नाम बोलते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड कहता है। वो कहता है, हम इसे बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सस्पेंशन का मतलब होता है कब कैपिटलाइज करना रोक देना है। तो हमें ना स्टैंडर्ड एक डिफरेंट तरीके से बोल रहा है। वो कह रहा है जब काम रुकेगा कैपिटलाइजेशन भी रोक दो। जनरल रूल ये है, जब काम रुकेगा कैपिटलाइजेशन करनी भी रोक दो। तो जनरल रूल ये है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट जो होगा उसे सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड का मतलब है रोक देंगे, मींस कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे। कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे। नॉर्मल रूल ये है ड्यूरिंग द पीरियड, जिस समय काम रुक गया उस दौरान जब भी काम रुका, नॉर्मल रूल क्या है? कैपिटलाइजेशन मत करो। कैपिटलाइजेशन मतलब नॉर्मल रूल जो दिया है वो एबनॉर्मल कारण वाला दे दिया। भाई हम यही मान रहे हैं एबनॉर्मल वजह से रुका, ठीक है ना। अब उसने उसकी एक्सेप्शन डाल दी। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि किस केस में कैपिटलाइजेशन करते रहोगे। अब वो क्या है? कहता है कैपिटलाइजेशन इज नॉट नॉर्मली सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड, जब कोई सब्सटेंशियल टेक्निकल या एडमिन काम चल रहा है, या जो टेम्परेरी डिले है वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ऑफ गेटिंग एन एसेट रेडी फॉर यूज। वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, जैसे मैंने बोला भाई वो तो करना जरूरी है, ठीक है ना। या टेक्निकल एडमिन आपके पास में काम चल रहा है, तो उस समय आपके पास बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक लिखा है कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू ड्यूरिंग द पीरियड नीडेड फॉर इन्वेंट्रीज टू मेच्योर और इन एक्सटेंडेड पीरियड ड्यूरिंग विच हाई वाटर लेवल्स डिले द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज। तो अगर ऑब्वियसली आप ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो हाई वाटर लेवल्स की वजह से आपका रोकना पड़ा, अगर वो हाई वाटर लेवल्स कॉमन है, ठीक है ना। तो अगर ऑब्वियसली पानी का भाव ऊपर आ चुका है रेनी सीजन रेनफॉल की वजह से, तो उस समय अगर आपको ब्रिज की कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ रही है तो ऑब्वियसली बात है बेटा उस दौरान में कंस्ट्रक्शन आपके पास कैपिटलाइजेशन होती रहेगी। तो उन्होंने क्या किया? नॉर्मल रूल क्या दिया? रोक दो। भाई एक तरफ से नॉर्मल बोल के दूसरा एक्सेप्शन ही डालेगा ना, मतलब कहने का मतलब है नॉर्मल रूल क्या है? काम रुका कैपिटलाइजेशन भी रोक दो, काम रुका कैपिटलाइजेशन मत करो। हाँ एक्सेप्शन क्या? अगर जो काम रुका वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है आपके पास में, वो अनअवॉइडेबल वजह से आपके पास रोका जा रहा है, सब्सटेंशियल टेक्निकल एडमिन कोई काम चल रहा है उस वजह से, तो उस समय कैपिटलाइजेशन करते रहो, उस समय कैपिटलाइजेशन करते रहो, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे फिर भी वो सरल तरीके से एक बार बात कर ली थी, ठीक है ना। तो नॉर्मल वजह से रोक रहा है, अनअवॉइडेबल है तो कैपिटलाइजेशन करते रहो, एबनॉर्मल है तो आपका कैपिटलाइजेशन रोक दो। इसी का एक मेरा छोटा सा पॉइंट है बस एक क्वेश्चन के अंदर में, इसलिए मुझे पॉइंट भी बताना जरूर था। वैसे तो पार्ट ऑफ दी है स्टैंडर्ड, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपका कोई बन सकता है, मतलब वो बना नहीं है चाहे, बट इस क्वेश्चन के अंदर में इसका रेलिवेंस है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरा इसका रेलिवेंस है, आरटीबी का क्वेश्चन है वाला, अगर आप चेक करेंगे तो क्वेश्चन क्या है, कहता है आपको क्वेश्चन में जेन ब्रिज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने ऑब्टेन करा एक लोन 64 करोड़ का टू बी यूटिलाइज एज अंडर। तो 64 करोड़ का लोन लिया, जिससे क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्शन करी हिल लिंक रोड की केदारनाथ में, रोड बना रहे आपके पास में, ठीक है ना। वर्क वॉज हेल्ड अप फॉर मंथ ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू हैवी रेन, जो कॉमन है उस रीजन में। तो मुझे बताओ क्या 1 महीने का भी ब्याज कैपिटलाइज होगा कि वो आपके पास में पीएनएल में जाएगा? क्योंकि 1 महीना काम रुका है, हाई वाटर आपके पास में हैवी बारिशों की वजह से आपका काम रोकना पड़ा। तो क्या वो नॉर्मल है कि अब नॉर्मल रीजन है? मतलब उसका कैपिटलाइजेशन करेंगे ब्याज का कि वो पीएनएल में जाएगा? सर ये तो आपके पास कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता, अनअवॉइडेबल है। तो उस केस के अंदर में 1 महीने का भी कैपिटलाइज मतलब पूरा ही कैपिटलाइज होगा, तो एक क्वालिफाइंग एसेट ही है, पूरा ही कैपिटलाइज होगा, ठीक है ना। हाँ बाकी सारों में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये क्यू है वैसे, और सारा ही कैपिटलाइज होगा, सारा ही कैपिटलाइज होगा, ठीक है ना। अगले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परचेज करा इक्विपमेंट वगैरह, वर्किंग कैपिटल, व्हीकल खरीदे, एडवांस फॉर टूल क्रेन, परचेज ऑफ टेक्निक, ये सारे आपके पास एक प्रकार से क्या है, नॉन क्वालिफाइंग एसेट उसने दे दिए। ये सारे उसने नॉर्मल तरीके से नॉन क्वालिफाइंग एसेट दे दिए। ये तो एसेट उसेट खरीदने की बातें हो रही है या वर्किंग कैपिटल है। मेन वाला पहला क्वालिफाइंग एसेट ही है, और वो कह रहा है टोटल ब्याज कितना लगाया बैंक ने इस साल का? 1.6 करोड़। जो 64 करोड़ के लोन पे 1.6 करोड़ आपका ब्याज है। कह रहे बताओ इंटरेस्ट क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगी एएस के हिसाब से। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले वाला क्यूए है उसका सारा ही कैपिटलाइज होगा, इवन 1 महीने वाला भी कैपिटलाइज हो रहा है, ऐसा नहीं उसको अलग कर रहे, और जो बाकी सारे वो नॉन क्यू है। तो क्या मैं फटाफट से क्वेश्चन करा दूं?
क्वेश्चन बहुत सरल सा है, आसान सा है। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, आसान सा क्वेश्चन है बेटा। हाँ सर, इसमें क्या दिक्कत है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट करो। तो यहाँ पे कैपिटलाइज कितना होगा और पीएल में कितना जाएगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बाकी परचेज ऑफ इक्विपमेंट मशीनरी, वर्किंग कैपिटल, परचेज ऑफ व्हीकल, एडवांस फॉर टूल क्रेन, फिर परचेज ऑफ टेक्निकल नो। यहाँ पे आपके पास बेटा सिंपल सी चीज़ है, वो बस कॉपी पेस्ट ही करना था और कुछ नहीं है। अब इसके अंदर में अगर आप देखोगे, मेरा इंटरेस्ट है कितना, 1.6 करोड़, और बोरिंग कितनी है, वह 64 करोड़। बोरिंग कितने, 64 करोड़ की। नाउ इफ यू सी मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं ये टोटल कितना यूज हुआ, 50। तो क्या करेंगे, 1.6 इंटू 50/64, यहाँ आ जाएगा। इनका तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 1.6 इंटू आपके पास में 6/64, ये बस वही करते जाना बेटा। अब वो जो भी वैल्यूज दे रहे हैं ना, उसके प्रोपोर्शनेट होता जाएगा। तो 1.6 इंटू 50/64, 1.25, और यहाँ पर मैं 6/64 वगैरह करते चलो, 0.15, बस अगली वैल्यू जो रख ले, 4 है, 0.1, फिर डिवाइडेड बाय 4 ही कर दिया, 0.025, 0.025, 0.05। तो टोटल हुआ 0.35। वैल्यूज किस में, इन करोड़। बेटा जो क्वेश्चन का मेन पॉइंट था मैं आपको बता देता हूं। जो क्वेश्चन का मेन पॉइंट था वो ये था, अगर जो इस ये बन रहा है हमारा, ये क्वालिफाइंग तो है, जो इसका 1 महीने का काम रुका, जो इसका 1 महीने का काम रुका, बस ध्यान से सुनना, अगर वो काम एबनॉर्मल वजह से रुकता, स्ट्राइक होगी, कुछ हो गया, तो बेटा इस 1.25 का भी क्या करना था,
यहां आता 1.25 इंटू 11/12 और यहां आता 1.25 इंटू 1/12। समझो बात को। मतलब आप कहेंगे सर फर्क ही क्या पड़ना था, अरे फर्क ये पड़ना था। अब क्या हो रहा है, वो एक महीने का भी इसी में ऐड हो गया ना, कैपिटलाइज ही हो रहा है, वो पीएल में नहीं जा रहा। क्योंकि वो जो काम रुका है वो अनअवॉइडेबल वजहों से रुका है। अगर वो आपके पास एबनॉर्मल रीजंस की वजह से रुकता, तो उस केस के अंदर में 11 महीने और 1 महीना अलग अलग करते हम लोग। 11 महीने और 1 महीना अलग अलग करते मेरे प्यारे बच्चों। इस वजह से आपके पास में वो रोल प्ले करा है। समझे बात को। तो उसका रोल वहां पे आ रहा है, उसका रोल वहां पे आ रहा है। ठीक है ना। वहां पे चीज है। तो ये चीज आपकी बोली गई है। हाँ जी। बेटा वो एग्जामिशन है कार्तिक बेटा, और एक बच्चे ने पहले ही बोला था कि अगर कोई जो हम और चीजें ले रहे हैं, अगर वो उसी की कनेक्शन के लिए ले रहे हैं चीजें, तो फिर वो भी क्यूए वाले टाइप में चली जाएगी। ठीक है ना। और बनने में सब्सटेंशियल पीरियड आपके पास आ रहा है, तो अगर वो उससे कनेक्टेड है तो क्यों बोलता है हमारे लिए। वो बड़ा क्लियर है कि हमारे लिए ये वाला कंस्ट्रक्शन का काम है, बाकी सारे हमारे हमारे क्या है, अलग से आपके पास आ रहे हैं, तो वो उनका रिलेटेड नहीं है। तो इस वजह से हम अपने पास में उसे कंसीडर ना करें, इट इज बेटर। अगर आप ये बोलेंगे कि भाई इनमें से जो चीजें आ रही है, जो खरीदी जा रही है, वो उसी से रिलेटेड है, कनेक्शन में है, तो फिर हम अपने पास में उनकी भी क्यूए वाली बात करते। ठीक है ना। यहाँ पे जो मेन पॉइंट था हमारा, मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न ये वाला है कि इसका पूरे साल का ही कैपिटलाइज हो रहा है। इसको हम ये नहीं कर रहे कि 11 महीने का अलग और 1 महीने का अलग। क्योंकि वो जो काम रुका है वो आपके पास में जो रुका है, हैवी रेन वजह वजह से रुका है, तो वो नॉर्मल वजहों से रुका है, अनएवॉइडेबल। तो वो 1 महीने का भी कैपिटलाइज ही हो रहा है, 1 महीने का भी कैपिटलाइज ही हो रहा है। ठीक है ना बात। इसलिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज हम उसको भी 11 और 1 अलग अलग करते, 11 और 1 अलग अलग करते। ठीक है बात। यस सर। कैन आई मूव फर्दर, कैन आई मूव फर्दर। यस सर। एक कॉमन सेंस की बात आ रही है बेटा। कैपिटलाइजेशन कब करनी बंद कर देते हो, कैपिटलाइजेशन कब करनी बंद कर देते हो। तो बेटा एक सिंपल सी बात आती है, कैपिटलाइजेशन हम तब करनी बंद कर देते हैं जब काम कंप्लीट हो जाएगा। भाई जब काम कंप्लीट हो जाएगा, जब एसेट बनकर तैयार हो जाएगा, तब कैपिटलाइजेशन क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो एक यहां पे छोटी सी बातें हैं कुछ हमारी। सेसेशन का मतलब होता है कब कैपिटलाइजेशन करनी बंद कर देंगे। खत्म कर देंगे। ठीक है ना। तो यहां पर में वो कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड सीज का मतलब बंद कर देंगे जब सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट फॉर यूज और सेल आर कंप्लीट। जब एसेट की जो मेजर एक्टिविटीज थी उसे बनाने की वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। जब एसेट की मेजर एक्टिविटीज जो थी वो आपके पास में कंप्लीट हो गई। हाँ, इसमें उसने क्लैरिटी आपको दी है कि लोग अननेसेसरी के एसेट तो बनकर तैयार हो गया, अब जानबूझ के दिखा रहे हैं हाँ नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा काम पड़ा है, थोड़ा थोड़ा काम पड़ा है। मेजर एसेट रेडी टू यूज है, आप उसमें आप अपने पास में चांद सितारे लगाते रहोगे बैठे और लगे रहोगे नहीं नहीं अभी तो काम चल रहा है काम चल रहा है, तो वो हम नहीं मानते। तो वो यही कहता है, जनरल बात करता है, वो कहता है एसेट इज नॉर्मली रेडी फॉर यूज और सेल जब उसकी फिजिकल कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन कंप्लीट होगी। इवन तो हो सकता है रूटीन का छोटा मोटा काम अभी भी चल रहा है, लाइक अगर कोई माइनर मॉडिफिकेशन सच एस उसकी डेकोरेशन कर रहे हो आप यूजर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो पड़ी है, तो हमें यही है कि एसेट तो बनकर तैयार हो गया है। अब अगर आप लास्ट में कहते हो भाई बिल्डिंग बनकर पूरी तैयार होगी या रेडी टू यूज है, आप कहते हो नहीं नहीं मेरे को थोड़ी बहुत सीनरी वगैरह लगानी है, वॉल पेंटिंग वगैरह आपके पास में है, मैं स्पेशल अपने पास में कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अभी इसका फर्नीचर वगैरह लेके आऊंगा, तो भाई एसेट तो बनकर तैयार हो गया। तो अगर आपके पास में ये चीज आप कर रहे हो, डेकोरेशन वगैरह का काम कर रहे हो, हम ये नहीं बोलेंगे भाई उस दौरान भी एसेट बनकर तैयार हो गया, वो रेडी टू यूज है। तो झोल झाल की बात नहीं। और इसके केस में आप कल को क्या होता है, जब आप कल को ऑडिट वगैरह करते हैं, तो आप ये देखते हैं वहां पर ना एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल जाता है।
तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या होती है? सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, जो इंजीनियर बना के देता है कि किस दिन एसेट बनकर तैयार हो गया, वो आपके पास मान ली जाती है कि इस दिन आपका हो गया, ठीक है ना। अब एक इसमें छोटा सा पॉइंट होता है बेटा, कंस्ट्रक्शन इन पार्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन इन पार्ट्स? कंस्ट्रक्शन इन पार्ट्स का मतलब है कि हमारे पास में बेटा बिल्डिंग है, अब फ्लोर 1 है, फ्लोर 2 है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। मुझे बताओ, इसकी कंस्ट्रक्शन मैं कहता हूं आपके पास कंप्लीट हो गई, इसकी अभी भी पेंडिंग है। क्या ये अपने आप में इंडिविजुअली रेडी टू यूज है? क्या मैं अपने पास फर्स्ट फ्लोर अगर बनकर तैयार हो गया, क्या वो रेडी टू यूज है? हाँ भाई, वो अगर अपने आप में वो पार्ट, मेरा पूरा बिल्डिंग का अपने पास में 2 माले हैं, 2 फ्लोर्स है, एक बन गया, वो अपने आप में रेडी टू यूज है, अभी दूसरे का काम चल रहा है, दूसरे का काम चल रहा है। तो भैया सिंपल सी बात है, वो ये कहने जा रहा है, आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि दोनों के दोनों फ्लोर की हम तभी रोकेंगे जब दोनों बन जाएंगे। अगर हमारी पार्ट्स में हो रही है, तो जोन सा पार्ट बनकर तैयार हो गया भाई, उसकी तो कैपिटलाइजेशन रोक दो ना। लोन तो चल ही रहा है ना, लोन का ब्याज तो लग ही रहा है। तो आपका जो पार्ट रेडी टू यूज हो गया, उसकी कैपिटलाइजेशन करनी बंद कर दो, और जो पार्ट अभी भी आपका चल रहा है उसकी कैपिटलाइजेशन चलती रहेगी, सिंपल। तो एक सिंपल सी बात बोलता है, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन टुकड़ों में है और वो पार्ट अपने आप में रेडी टू यूज है इंडिविजुअली, उसका इस पे डिपेंडेंट नहीं कि भाई दूसरा कंप्लीट होगा तभी हम रेडी टू यूज करेंगे। हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं, हाँ हम ये कह रहे हैं वो पार्ट अपने आप में कैपेबल ऑफ बीइंग यूज है, वो रेडी टू यूज है, तो उस पार्ट की कंस्ट्रक्शन होने पे उसकी तो कैपिटलाइजेशन रोक दो, दूसरे वाला जो है उसका चलाते चलो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता। तो यहां पर मैं क्या आ रहा है बेटा, वो कहता है जब द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट इज कंप्लीटेड इन पार्ट्स, अगर पार्ट्स में है, और कंप्लीटेड पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड व्हाइल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज फॉर अदर पार्ट। जो कंप्लीटेड पार्ट है वो कैपेबल ऑफ यूज है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका ऐसा नहीं कि दूसरे से कोई लेना देना है। तो वो कहता है जो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट इन रिलेशन टू द पार्ट शुड सीज जब उसकी एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाए। जब वो पार्ट बनकर तैयार हो गया तो उसकी तो आप बोरिंग अपने पास में कैपिटलाइजेशन करनी क्या कर दो, बंद कर दो, कैपिटलाइजेशन करनी बंद कर दो जब वो पार्ट बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है ना, क्या ये बात हमारे पास में क्लियर है? इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? यस सर, ये हमारे पास में पार्ट जो है बिल्कुल क्लियर है, जब वो पार्ट बनकर तैयार होगा तो उसकी रोक दो। अब मैं इसी से रिलेटेड एक दो आपके पास क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक प्रैक्टिकल है, एक जनरल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 15 तो आपके पास में थ्योरी वाला है, पहले थ्योरी वाला पहले प्रैक्टिकल वाला, पहले प्रैक्टिकल वाला कर लेते। सॉल्व है पर मैं इसको डिटेल में आपको समझा दूंगा, सो डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल। हाँ कृष्णा बेटा बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, तो वो क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। वो कहता है हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो एक ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं कंसिस्टिंग ऑफ, उनके 4 फेजेस है। तो 4 फेजेस आपके पास में एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बन रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड कि पूरी बिल्डिंग को बनने में कंस्ट्रक्ट लगेंगे काफ़ी सारे साल, बट फेज 1 एंड 2 जो बिल्डिंग का है वो स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही वो कंप्लीट होगी। तो फेज 1 और 2 4 फेजेस में बननी है। फेज 1 और 2 अपने आप में इंडिपेंडेंट है, फेज 1 और 2 जैसे ही कंप्लीट हुआ उसे इस्तेमाल करना चालू कर देंगे। वही मतलब फेज 1 और 2 आपके लिए एक फ्लोर हो गया, फेज 3 और 4 एक हो गया, ठीक है ना। वो कहते हैं डिटेल दे रहा है कितना कितना काम किया डिफरेंट फेजेस में बिल्डिंग के ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो कहता है इतना इतना हमने क्या किया, कैश का खर्चा किया, इतने का हमने जो बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया वो आ गया, तो टोटल खर्चा आ गया, हमारे लिए रेलिवेंट है टोटल खर्चा। भाई ऑब्वियसली टोटल खर्चा कितना किया, इतना इतना किया, तो ये आ गया। अब कहता है टोटल खर्चा चारों फेजेस का करोगे तो ये इतना बन जाएगा, इन चारों को ऐड करोगे तो ये इतना बन गया, ये टोटल खर्चा आ गया चारों का मिला के, इतना खर्चा लग चुका है। और लोन हमने 15% पे लिया हुआ था साल के बिगनिंग में, कितने का, 200 का। भाई जरूरी थोड़ी ना है सारा जो खर्चा कर रहे हो वो लोन लेके ही कर रहे हो, कुछ अपना भी तो पैसा लगाओगे। तो जो बोरिंग कॉस्ट हमारी होनी है वो तो अल्टीमेटली एलोकेट करी जाएगी ना, वो अपना पैसा भी लगा रहे हो उसका थोड़ा ना होगा, जो लोन लिया उसी का होगा ना। तो लोन जो लिया वो तो 200 लाख का लिया और वो 15% पे लिया हुआ है, ठीक है।
कहता है मिड में जाके करंट ईयर के फेज 1 और 2 ऑपरेशनल हो गया। ओ, साल के बीच में जाके, आपके लिए आसान कर दिया, नहीं बोला 4 महीने 8 महीने 9 महीने 3 महीने, ऐसा नहीं कह रहा बीच में। तो बीचों बीच जाके फेज 1 और 2 आपका ऑपरेशनल हो गया। बताओ कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा और कितना एक्सपेंस किया जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल। अब मैं यहाँ पे आपके साथ, क्या आंसर तो दिया हुआ है, मैं आपके साथ एक जनरल तरीके से, अगर आपको डायग्राम में उस चीज को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। हमारे पास बेटा, ध्यान से सुनो, यहां पर में कितने फेजेस है आपके पास में? टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना, वो लग रहा है 221 लाख। ठीक है। लोन जो बोरिंग है वो कितने की है? वो है 200 लाख की। ठीक है। और उस पे इंटरेस्ट कितना बन रहा होगा? 200 के ऊपर 15%, 30 लाख। इतने का लोन है। अब इनको हमारे लिए दो अलग अलग है। एक हमारे लिए बेटा यहाँ पे है फेज 1 एंड 2, एक है फेज 3 एंड 4। तो आपका इनका अपना एक्सपेंडिचर कितना है? इसका एक्सपेंडिचर अपना बनता है 34 प्लस 64। और इसका कितना बनेगा बचा हुआ बाकी? 55 प्लस 68। 55 प्लस 68, 123 लाख। 123 लाख या 98 लाख नॉर्मली लिख देता हूँ, ये लो, इन लाख से लिख देता हूँ। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, मुझे जो 30 लाख का ब्याज बांटना है, इन दोनों में बांटना पड़ेगा ना? इन दोनों में बांटना पड़ेगा ना आपके पास में 30 लाख का ब्याज। तो वो क्या करूंगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, हमने 221 लाख का खर्चा किया, आप इनके ऊपर थोड़ी ना 15% का रेट लगाओगे भैया, वो तो गलत हो जाएगा। आप ये थोड़ी ना बोलोगे 98 लाख और 123 लाख दोनों पे 15-15% लगा देता हूं, नहीं भाई, लोन ही इतने का लिया है, लोन तो कम का लिया है, बाकी खुद के पैसे लगाए हैं, बाकी खुद के पैसे लगाए हैं। तो आप एक्चुअली में इसको क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो ना इसके बीच में। आप जो बोरिंग कॉस्ट है वो इन दोनों के बीच में डिवाइड करो, आप रेट नहीं लगाओगे, आप एलोकेट। तो 30 लाख का खर्चा इन दोनों में कैसे बांटूंगा, इन दोनों की रेशो में। पर क्योंकि लोन जो लिया वो आपने कितने का लिया, 200 लाख का ही लिया पूरा, ये थोड़ी ना सारा खर्चा जो किया लोन से किया, लोन इतने का लिया, इसके ऊपर इतना ब्याज बना। तो हमारी बोरिंग कॉस्ट जो एलोकेटेड है वो क्या होगी, 30 लाख इंटू 98/221। और यहाँ कितनी होगी, 30 लाख इंटू 123/220। रेशो में डिवाइड कर देंगे ना, तो कितनी कितनी बनती है। आप खर्चे पे रेट नहीं लगा सकते हैं, प्लीज समझो। अगर खर्चे पे रेट लगाओगे ना तो आपका ब्याज ही ज्यादा बन जाएगा। प्लीज समझने की बात करो, बस मैं एक छोटी सी ये बात आना चाहता हूं, क्योंकि खर्चा ज्यादा किया है, बोरिंग कम की है। खर्चा खुद के भी तो पैसे लगाए हैं, इंप्लिसिट कॉस्ट थोड़ी ना लगा दोगे, खुद के पैसे का ब्याज थोड़ी ना ऐड कर दोगे। क्या बोलता है स्टैंडर्ड, एक्चुअल में बोरिंग ली है, अगर खुद का पैसा लगाया उसके वाले का कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ी ना कर दोगे, तो ये रेशियो में डिवाइड होगा। क्या डिवाइड होगा, रेशियो में डिवाइड होगा।
13,30,317 16,69,683 बहुत आगे तक क्योंकि आपने 13.30 लिखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, अब मजे की बात क्या है, ये बना दोनों फेजेस का जो ब्याज है ना, इसके लिए बोला ये मिड में कंप्लीट हो गया और इसकी कंस्ट्रक्शन अभी भी चालू है, गोइंग ऑन। ठीक है ना, तो ये वाला तो सारा ही कैपिटलाइज हो रहा है, बढ़ जाएगा जैसे जैसे खर्चे की रेशियोज वगैरह जो भी है। इस वाले के दो हिस्से हो गए, इसका फर्स्ट हाफ ईयर का कैपिटलाइज होगा और नेक्स्ट हाफ ईयर का पीएनएल में जाएगा, आधा हो गया ना भैया, आधा आधा करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इन पार्ट्स है, और कंस्ट्रक्शन इन पार्ट्स में क्या होगा, जब तक वो पार्ट कैपेबल ऑफ बीइंग यूज नहीं हो गया तब तक का ही कैपिटलाइज कर सकते हो, उसके बाद तो बन के तैयार हो गया फेज 1 एंड 2, तो उसके वाला कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा, बाद वाला, पहले वाला ही कैपिटलाइज होगा ना। 665,158.5। मतलब मैं इससे ज्यादा आसान तरीके से आपको नहीं समझा सकता था, आई हैव ट्राइड टू डू इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर, जिससे आप लोगों को ये समझ आ जाए। क्वेश्चन जो था बड़े ही आसान सा क्वेश्चन था। अब इसमें यहाँ पे क्या था, पहले तो फेजेस हमारे अब चार भी नहीं थे, देखो अगर चार में बांटना पड़ता फिर चार की रेशियो में बांटते, हमने दो दो कर लिए, क्योंकि वो 1 और 2 एक है, 3 और 4 एक है। हमने क्या किया, जो टोटल ब्याज लगा उसको उनके खर्चे की रेशियो में बांटा, क्योंकि ऑब्वियसली आप उस पर रेट नहीं लगा सकते, क्योंकि बात समझने की थी 221 लाख का 15% थोड़ा ब्याज, ब्याज तो 200 लाख का है, तो वो यूनिटरी मेथड आपके पास रेशियो में बांटा गया जो भी खर्चों की में। और उसके बाद क्योंकि ये मिड ऑफ द ईयर कंप्लीट हो गया, तो आधे साल का कैपिटलाइज करोगे, आधे साल का तो पीएल में ही जाएगा ऑब्वियसली, और ये अभी बन रहा है तो कैपिटलाइज होगा, यही बन रहा है तो कैपिटलाइज होगा। ठीक है ना, होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, होपफुली दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर बेटा। ठीक है ना, तो ये आपके पास में आ जाएगा, वो वही हो रहा है सारा, तो हमारी यही वैल्यूज आ रही थी। फेज 1 एंड 2 का क्या था, वो रेशियो में आपके बढ़ा, तो जो आपके पास में पहले वाला ऑपरेशनल मिड में हुआ था, तो वो आपके पास में कैपिटलाइज हो रहा है इतने वाला अमाउंट, और ये वाला आपके पास में जो है ये आपका पीएल में चला जाएगा, एक्सपेंस है। हाँ 1/2 ही किया बेटा, ठीक बेटा, क्योंकि आधा साल है ना, 6 महीने 6 महीने बेटा, आधे मिड का मतलब क्या होता है, बीच में 6 महीने, अगर बोलते 4 महीने बाद कंप्लीट होता 4/12 करता, 4/12 करता, यहाँ आधे साल का है ना, तो आधा आधा किया ना दोनों का, 6/12 यार, 6/12 ही लिख देता हूँ, बच्चा बोले आधा कहाँ से हो गया, मिड मतलब 6 महीने का कैपिटलाइज, 6 महीने का पीएन, आधा आधा हो गया। और ये वाला आपके पास में जो है, ये आपका सारे का सारा क्या ही हो रहा है, वो हेल्ड वर्क कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है ना, तो वो आपके पास में कैपिटलाइज ही हो रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला जो था। अच्छा, एक थ्योरी क्वेश्चन है हमारा, जनरल क्वेश्चन है बेटा, जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल, अंग्रेजी लिखता रहेगा पर है क्वेश्चन जनरल। ठीक है ना, आरटीबी का क्वेश्चन, ये आरटीबी के कुछ आरटीबी के क्वेश्चन क्या होते हैं, वो थ्रेटिकल होते हैं, करने तो हमें सारे जरूरी है एक बार। कहता है एंटरप्राइज ने कंस्ट्रक्ट करा एक कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इक्विपमेंट, क्वालिफाइंग एसेट जो है, दैट इज टू बी इंस्टॉल्ड ऑन अ प्रोडक्शन लाइन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इक्विपमेंट बनाया है, उसे कंस्ट्रक्ट करा है, ठीक है ना, जिसे इंस्टॉल करना है हमें कहाँ पे आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, वो अपने आप में क्वालिफाइंग एसेट है, उसने पहले लिख दिया।
इक्विपमेंट को हमें बनाने में कितना समय लगा, 15 महीने लगे। However, इंस्टॉलेशन पे सर्टेन कैलिब्रेशंस वगैरह की जरूरत थी टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन बिफोर इट इज फाइनली कमीशन। तो कैलिब्रेशन मतलब कुछ फाइनल चेकिंग वगैरह जो होती है उसको चेक करने के लिए सारी बातें, भाई उसके बाद ही हम शुरू करेंगे, ऐसा नहीं ना एकदम से चालू कर दोगे। तो वो चीज़ है। और इस प्रोसेस को हमें एक्सपेक्ट लगा अप्रोक्सीमेटली 2 महीने लगेंगे, जिस दौरान में टेस्टिंग वगैरह करी जाएगी, वो आवश्यक टेस्टिंग है। कह रहे हैं क्या बोरिंग कॉस्ट इस 2 महीने की भी जो टेस्ट रन किया वो कैपिटलाइज होगी कि नहीं होगी। देखो 15 महीने का तो कैपिटलाइज होना ही होना है, क्या 2 महीने का भी होगा कि नहीं होगा, सवाल इतना सा है बस, ठीक है ना। तो हमारा स्टैंडर्ड तो क्या बोलता है, वो तो कहता है नियम ये है, कैपिटलाइजेशन शुड सीज तब रोक दो जब सब्सटेंशियली सारी एक्टिविटीज टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट फॉर यूज और सेल आर कंप्लीट, ठीक है ना। अब वो ये बोलता है इंस्टॉलेशन पे ऑब्वियसली इवेल्युएशन तो करनी पड़ेगी ना, क्या सब्सटेंशियली सारी एक्टिविटीज प्रिपेयर होगी। यूजली टेस्ट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन बिफोर फाइनली कमीशन हो, भाई मेन टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बिना अगर करना शुरू कर दिया तो नुकसान बड़े लेवल के हो सकते हैं। तो कहता है जो कैलिब्रेशंस और एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हो ड्यूरिंग दिस परफॉर्म इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इक्विपमेंट अप टू द स्टेज एट इज रेडी टू कमेंस कमर्शियल प्रोडक्शन, ये करनी एक प्रकार से आवश्यक है, ये चेकिंग करनी आवश्यक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सीधा ही अपनी मेन प्रोडक्शन चालू कर दूं, कल को दिक्कत आपके पास में नुकसान होने शुरू हो गया, प्रोडक्ट खराब बनना शुरू हो गया। तो वो ये बेसिक इनिशियल टेस्टिंग होती है, बेसिक इनिशियल टेस्टिंग जिसे करना अनिवार्य है, जिसे करना अनिवार्य है। until the asset reaches the stage when it is ready to commence suppose it is not appropriate to conclude, जब तक वो उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते ना एसेट बनकर तैयार हो गया। तो बस सवाल ये उठा कि क्या ये करनी आवश्यक थी कैलिब्रेशन, यस, क्योंकि तभी तो बोल पाऊंगा सच में कि एसेट इज रेडी टू यूज, तभी तो बोल पाऊंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जब आपकी सब्सटेंशियली सारी एक्टिव एसेट के रेडी टू यूज तक नहीं होगी तो क्या ये करनी आवश्यक है, यस, इसके बिना मैं कमर्शियल प्रोडक्शन चालू ही नहीं कर सकता, मेन प्रोडक्शन ये करनी जरूरी है। ये चेकिंग वगैरह एडजस्टमेंट कैलिब्रेशन सिस्टम वगैरह आपके पास सारा फंक्शन ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो जो बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही थी ड्यूरिंग द नॉर्मल पीरियड ऑफ टेस्ट रन आफ्टर द इंस्टॉलेशन आर रिक्वायर्ड टू बी कैपिटलाइज, तो क्या करा जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा बेटा। तो वो हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर बात थी। क्या ये जरूरी था, द आंसर इज यस, इट वॉज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि इसके बिना हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास जो एसेट बनकर तैयार हो गया, इसके लिए आप कैपिटलाइजेशन आपके पास करनी है, आपके पास ये चेक करना जरूरी था, चेक करना जरूरी था, ठीक है ना। क्या ये पॉइंट हो गया हमारे पास, यस सर। हमारे आई थिंक जो बचे हुए क्वेश्चन है ना बेटा, कम ही बचे हैं हमारे, 10th और 11th बचा अभी, बाकी और एक आपके पास 4th बचा, 4th 10th और 11th बचा है, जिसकी चर्चा हमारी बाद में हो जाएगी। मैं आज के लिए आपके पास इतना ही करा रहा हूँ, सो डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि अगले वाले के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा ना, वो आपका कॉन्सेप्ट समझाना है, कुछ चीज़ें बची है आपकी, 4th 5th 6th 7th। ध्यान से सुनते जाओ, होमवर्क जो आज का है, मतलब कि सिंपल सी बात बोलने जा रहा हूँ, एक्सेप्ट 8th एंड 9th, क्योंकि वो वाला पॉइंट अभी आपको समझाना है, ऑल एक्सेप्ट 8th एंड 9th। ऑल एक्सेप्ट 8 एंड 9। हाँ जी। गरीबा बेटा एमटीएस में क्या इशू है, एमटीएस वगैरह आप लोगों के लिए स्टार्ट करे जा रहे हैं, जो बच्चे सितंबर 25 वाले इन द सेम सीक्वेंस में आप लोगों के पास में वो उसका प्लानर अपलोड हो चुका है या हो जाएगा। तो जो सितंबर 25 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो हो रहा है, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है ना। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, जैसे भी है। तो जो आपके मास्टर टेस्ट सीरीज है मई 25 वाले बच्चों के लिए अलग है, उनके लिए जो
सिलेबस वाले मास्टर टेस्ट सीरीज वो आपके पास आते हैं, और जो ये वाले बच्चे हैं सितंबर वाले, उनके नॉर्मल जो सेल्फ इवेल्युएटरी टेस्ट है वो है। तो एमटीएस जो आपके सेल्फ इवेल्युएटरी टेस्ट है वो तो आपके वीकली एक एक दो दो हफ्ते बाद वाले होते ही है। आप वो, और वो कभी भी दे सकते हैं। क्यों आपके पास इसलिए ऐसा होता है कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि वो वहीं पड़े हैं। क्वेश्चन और सोल्यूशन सेल्फ इवेल्युएटेड है। जो मास्टर टेस्ट सीरीज है वो आपके चेकिंग वाले होते हैं। उनमें क्या होता है कि अगर आप मैनेज हम ड्यूरिंग द कोर्स कर पाते हैं, बिकॉज अगर हम बहुत लेट शुरू करते हैं तो उसमें वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज 6 सब्जेक्ट्स टाइम को देखते हुए हमें एक लेवल से शुरू करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, अगर तो बच्चे रेगुलर क्लास के साथ में उसको मैनेज कर पाते हैं, कुछ टेस्ट दे सकते हैं, वेल एंड गुड। एक आधे नहीं दे पाते, कोई दिक्कत नहीं, आप वो बाद में अपने एंड पे दे लेना, ठीक है। जो बाद वाले होते हैं आपके सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वाले, फिर आप वो सारे दे पाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप मैनेज कर सकते हैं, इनिशियली टेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि भाई क्लासेस भी चल रही है, क्लासेस भी चल रही होती है ना, तो वो एमटीएस जो इवेल्युएटरी टेस्ट होते हैं उसमें फिर वो दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो वीकली टेस्ट आपके पास में जब आपको लगता है आप रिवीजन फेज में, आप तब से आप कर लेना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीकली टेस्ट अगर अभी नहीं भी दे पा रहे, अगर आप लोग डेली बेसिस पे जो चीज़ें कराई जा रही है उसे आप अपने पास होमवर्क कर रहे हैं, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं, आप लोग अपने पास बाद में दे देना, बाद में दे देना, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। क्योंकि वो आपका सेल्फ रिलेटेड मेन चीज़ क्या है, आपके पास में चीज़ आप करते जाना, उसे रिवाइज करते जाना। अच्छा, अब हमारी मुलाकात कब होगी, अब हमारी मुलाकात कब होगी? सर हमारी मुलाकात होगी अब ऑन ट्यूसडे। मंडे को आपके साथ मेरी क्लास नहीं है, मंडे को आपके साथ मेरी क्लास नहीं है। ये होमवर्क अपने पास में करके आइएगा सभी के सभी बच्चे। आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात अब मंडे को होगी। एंड जो भी आपका मास्टर टेस्ट वगैरह का बेटा ये सिलेबसेस वगैरह, वो सारी चीज़ें आप लोगों को अनाउंसमेंट सेक्शन वगैरह में, नोटिस सेक्शन में आ जाती है। अब वो कब आएगी मैं अच्छा ट्यूसडे को एक बार टीम से पूछ के आपको बता दूंगा कब तक आएगी, क्या आएगी, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, मेक श्योर ये सारा अपने पास में क्या करके आएंगे, मेक श्योर के सारे का सारा अपने आप में एक बार के लिए रिवाइज करके आएंगे, जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चंस करने को दी है, ये एक बार के लिए करके आना, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, फिर हम बचे हुए क्वेश्चंस और जो चीज़ें हैं वो क्लास में अगली बार कर लेंगे, ठीक है। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, बाय बेटा, बाय बाय।